हेलो हेलो हेलो, आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। बेटा आपका स्वागत है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डायनेमिक्स के सेकंड लेक्चर में। हमने डायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में आपको इनर्शिया का कंसेप्ट जोरदार तरीके से समझाया था, एकदम फील आ गया था। उसके बाद मैंने डिफरेंट फोर्सेस के नेचर को बताया था। फोर्सेस के लिए तीन बात इंपॉर्टेंट है, कितना, कहां और किस पॉइंट पे। मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और किस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंट फोर्सेस में ये तीन बातें मैंने आपको सिखाया था, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, वेट फोर्स, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। धीरे धीरे बहुत सारे फोर्सेस आते जाएंगे, जैसे फ्रिक्शन हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोशन। If net external force acting on a body is zero, then body will continue its state. अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही चलता रहेगा, अगर उस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है। अगर आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेट चेंज होने का मतलब होता है रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, उसके स्पीड, डायरेक्शन, तो उन दोनों में से कुछ चेंज हो जाएगी अगर फोर्स लगाएंगे तो। सर फोर्स लगाएंगे तो क्या एक एफ अमाउंट ऑफ फोर्स अपने डिफरेंट बॉडी पे लगाइए, सब में सेम चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि हर एक बॉडी की एक अपोजिंग कैपेसिटी होती है जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? तो साहब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? बॉडी रेस्ट में नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब है फोर्स जीरो लग रहा है, मतलब बॉडी या तो रेस्ट में होगा नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। याद रखिएगा, 90% बच्चे गलती करते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट, लेकिन साथ में एक और केस होता है, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो साहब हम उसके बाद मोमेंटम पढ़ेंगे और इन दोनों सेक्शन पे पीएचडी करा दूंगा। आज तक नीट में या जेई में इक्विलिब्रियम से 3-4 सवाल ही आए हैं। किताबों में आपको 10-15 सवाल मिलेगा, लेकिन मैं 20-25 कराऊंगा ताकि आपको फोर्सेस का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद हम मोमेंटम पढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ का कंसेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ पे भी, है ना। तो क्लास बहुत जोरदार होने वाला है। आगे देखते हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, अपने देश में गोल्ड आया। नीरज चोपड़ा जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। हमें बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए, बहुत जोरदार तरीके से करना चाहिए, जैसा कि आप कर भी रहे। लेकिन हमेशा आप दूसरों को आइडियल मानते जाएंगे, दूसरे के ही सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे या अपने सक्सेस को भी सेलिब्रेट करोगे? सर अपने सक्सेस का सेलिब्रेट करने का क्या मतलब है? वो दूसरा थोड़ी ना सर अपने भारत में लाए। हाँ मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसको हमेशा सेलिब्रेशन के नज़रिए से देखेंगे या कुछ सीखने के नज़रिए से भी देखेंगे। जिसने गोल्ड लाया, आप ये देखिए कि उसने लाइफ में क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए, उसका थॉट क्या है, उससे भी थोड़ा सीखिए। मैं कहूँगा तो आपको हमेशा भरोसा नहीं होता है, तो नीरज चोपड़ा जी ने जो रिस्पेक्टेड नीरज चोपड़ा जी ने जो ट्वीट किया था, उसका मैसेज मैं लेके आया हूँ ताकि मैं आपके सामने रख सकूँ और मैं आपको बता सकूँ। ये बातें मैं बहुत पहले से आपको कहता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जब सफलता की ख्वाहिश से आपको सोने ना दे। आप में से बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता रहता है, सर मुझे नींद बहुत आता है, कुछ बताओ। सफलता की ख्वाहिश ही नहीं है आपके अंदर, आप डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते हो ना। आपके डॉक्टर बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें हैं। वो प्रायोरिटी लिस्ट पे सोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, XYZ डिस्ट्रैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सफलता की ख्वाहिश से आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा कुछ और अच्छा ना लगे। सर मेहनत मतलब पढ़ाई करना, लेकिन ये पढ़ाई करना और इंजॉयमेंट, अच्छा लगना, दोनों तो अलग चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर दोनों सेम चीजें। कितने लोगों के लिए दोनों सेम चीजें? एकदम नीट की कसम, झूठ मत बोलना, ढंग से बताना, सच बताना। कितने लोगों के लिए दोनों सेम चीज? सर क्या? पढ़ना और इंजॉयमेंट? नहीं सर हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जब थक जाते हैं तो यूट्यूब पे 2-4 कॉमेडी वीडियो देख लेते हैं, जिससे हमारा थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो जाए, मजा आ जाए। नहीं मिलेगा सक्सेस, बहुत मुश्किल है। जब आप अपने पढ़ने में इंजॉयमेंट ढूंढोगे तो आप थकोगे नहीं और ज्यादा लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। जब मेहनत के अलावा कुछ भी और अच्छा आपको ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी आपको थकान ना हो। आप तो कहते हो सर इतना 6 घंटे का वीडियो देखते हैं सर हम रोज, 3 क्लासेस का, उसके बाद रिवीजन करते हैं, हम थक जाते हैं सर, हम कब सोए कब आराम करें। लगातार काम करने के बाद भी आपको थकावट ना हो, आप थक ही नहीं रहे,
लगातार मेहनत करने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं, आपको और मेहनत करना है, और मजा करना है, और ज्यादा डेडिकेशन से काम करना है। आप ज्यादा काम करते हो तो आपको लगता है नहीं, थक गया, आज 15 घंटा पढ़ने सर कैसे पढ़ सकता है, 8 घंटे से ज्यादा तो हमारा पढ़ाई नहीं होता। तो बेटा अगर इस काम को, अगर पढ़ने को काम की तरह लोगे, मेहनत करोगे तो थक जाओगे, लेकिन उसको एंजॉय करोगे तो कभी भी नहीं थकोगे। यही मैं पहले से आपको कहता आ रहा हूं, यही नीरज जी भी कह रहे हैं। तो समझ लेना, सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। अगर आप लगातार मेहनत करके नहीं थकते हैं, अगर सफलता का ख्वाहिश आपको सोने नहीं देती है और मेहनत के अलावा कुछ और आपको दिखाई नहीं देता है, तो समझ लेना इतिहास रचने वाला है। सर हमें इतिहास थोड़ी ना बनाना, हमें तो डॉक्टर बनना है। बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ, ये तुम्हारे लिए इतिहास से कम है क्या? सोच के बताओ, अगर तुम डॉक्टर बन जाओ तो जहाँ से तुम बिलोंग करते हो 90% लोग, जिस गांव से, जिस मोहल्ले से, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, वहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं है, तुम डॉक्टर बन जाओगे, ये कम बड़ी बात है क्या? तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे मोहल्ले के लिए, तुम्हारे गांव के लिए ये इतिहास की बात है। तो बेटा अभी समय है, और ये तुम्हें जीवन भर नहीं करना है, सिर्फ 4-5 महीने 100% डेडिकेशन से और उसको एंजॉय करके पढ़ लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए समय बहुत कम है, आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए फोर्स में ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको। फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का डायरेक्शन एंड फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, रूफ पे एक स्ट्रिंग से मैंने 4 kg के ब्लॉक को अटैच किया और नीचे 2 kg के ब्लॉक को अटैच किया। ठीक है, 2 kg 4 kg के बीच में एक स्ट्रिंग है एंड 4 kg और रूफ के बीच में एक स्ट्रिंग है। मैंने बोल दिया आपको कि फाइंड टेंशन T1 एंड T2 टेंशन कैलकुलेट करें। तो आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है साहब फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम होता है कि जिस भी बॉडी पे लगने वाला टेंशन आपको कैलकुलेट करना, एग्जांपल के लिए 2 kg पे, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे 2 kg पे ऊपर की तरफ ये टेंशन लग रहा है T1, इसको कैलकुलेट करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम? देखो मैंने क्वेश्चन और थ्योरी दोनों साथ साथ ले लिया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम लोग सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम एंड रिप्रेजेंट इट विथ पॉइंट। जिस ऑब्जेक्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जिस बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसको पहले सिस्टम से हम फ्री कर लेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि उसको हम सिस्टम से बाहर निकाल के फ्री करके उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लिया, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है 2 kg का। उसके बाद सर चलो पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लिया, उसके बाद आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब इस 2 kg के बॉडी पे सारे फोर्सेस को आइडेंटिफाई करो, कितने नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहले ये बताओ कितने फोर्स लग रहे हैं। तो बेटा इस 2 kg पे 2 फोर्स लग रहा है, ऊपर में टेंशन और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स। 2 फोर्स लग रहा है, ऊपर में टेंशन और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैंने बताया था कि जहां पे रस्सी बंधा होता है वहां पे बैठ जाओ, और रस्सी जिस तरफ जा रहा, ऊपर जा रहा, तो ऊपर की तरफ छाता खोल लो। तो ऊपर की तरफ छाता खोल लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा T1। ठीक है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगता है, तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा, इस तरफ लगेगा M × G। ठीक है सर। टेक कंपोनेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर फोर्स एक्स वाई प्लेन के बीच में तो उसका कंपोनेंट लो, अगर फोर्स वाई में ही है, एक्स में, तो उसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अप्लाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो यहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाओगे कि सेकंड लॉ? तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ये क्या है, रेस्ट में है, ये पर्टिकुलरली अपने स्टेट को कंटिन्यू कर रहा है, हमेशा रेस्ट में है। तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। ऊपर वाला फोर्स क्या है बोलो बेटा, T1 बराबर नीचे वाला फोर्स क्या है, mg। क्यों सर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स? क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो इस पे नेट फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग 0 होगा। सर एक्स में वो भी 0 होगा, लेकिन एक्स में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। वाई में जितना ऊपर उतना नीचे फोर्स लगेगा, बैलेंस होगा, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो T1 बराबर मास बताइए 2 और G की वैल्यू बताइए 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। ये साहब 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। बताइए एकदम जोरदार समझ आया। चलिए अब हम 4 kg का FBD बनाएंगे। तो 4 kg को सबसे पहले एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पे ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट से अवे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, इस कांटेक्ट पॉइंट से अवे नीचे की तरफ एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, और इस पूरे स्ट्रिंग में जहां भी स्ट्रिंग कनेक्टेड होगा उस पर टेंशन फोर्स T1 ही रहेगा। और मैंने आपको बताया था, एक बच्चा पूछ रहा सर आपने टेंशन बताया था कांटेक्ट पॉइंट पे ही लगाना। हाँ, तो क्या बीच में टेंशन नहीं होगा? बीच में टेंशन होगा। तो सर किधर होगा? उसका परफेक्ट डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, मैं नहीं बता सकता आगे होगा कि पीछे होगा।
सर टेंशन तो फोर्स होता है, उसका डायरेक्शन होना चाहिए। हाँ, टेंशन फोर्स होता है, उसका डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा कहां पे डिफाइंड होता है? जहां पे बॉडी कांटेक्ट में होता है, जहां पे स्ट्रिंग बंधा होता है। साहब ये बंधा होता है, देखो ये 4 kg के ब्लॉक में स्ट्रिंग बंधा हुआ है, तो कांटेक्ट कहां है? यहां पे कांटेक्ट, तो कांटेक्ट पॉइंट से नीचे की तरफ लगेगा। सर बीच में कहां होगा? अरे टेंशन है, स्ट्रेच है, स्ट्रेच है तो टेंशन होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन बीच में कहीं डिफाइन नहीं कर सकते। हम डायरेक्शन वहीं पे डिफाइन करेंगे जहां पे ये कनेक्टेड होगा। तो देखो ये जो स्ट्रिंग बीच में लगा था 2 kg एंड 4 kg, यहां पे 4 kg पे कनेक्टेड है, तो 4 kg जहां पे 4 kg पे जहां रस्सी बंधा है उसी पॉइंट पे बैठ जाओ, रस्सी के लॉन्ग, रस्सी नीचे जा रहा, नीचे के लॉन्ग इस पे टेंशन लगेगा T1, तो यहां पे आप नीचे टेंशन लगा सकते हो T1। उसके बाद सर इस पॉइंट पे ऊपर वाला रस्सी कनेक्टेड है, हाँ, तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन है T2, किस तरफ? ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ टेंशन T2 किस ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है? जहां पे स्ट्रिंग बंधा है उस पे। ये जो स्ट्रिंग है इस 4 kg ऑब्जेक्ट पे बंधा है, इसको ऊपर खींच रहा है, इस 4 kg पे ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T2। बताओ फील आए कि नहीं? आप कभी गलती नहीं करोगे। हो गया, 2 ही फोर्स लग रहे थे? नहीं, एक और फोर्स है नीचे की तरफ आपका mg, ये 4 kg की वजह से। अब ये ऑब्जेक्ट चल रहा है कि रेस्ट में? इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में, तो नेट फोर्स y एक्सिस में 0 होगा, तो ऊपर वाला फोर्स T2 बराबर नीचे वाला फोर्स T1 प्लस mg। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बताइए कितने लग रहे हैं? सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन, T1 की वैल्यू रख दो 20 प्लस मास की वैल्यू 4 इंटू जी की वैल्यू 10, यह आ जाएगा आपका 60 न्यूटन इज योर करेक्ट आंसर। 60 न्यूटन इज योर करेक्ट आंसर। T2 60 न्यूटन, T1 20 न्यूटन। बताइए आपको बहुत अच्छे से समझ आया ये बात? बहुत अच्छे से समझ आ गया? चलिए आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ बॉडी इज स्टेशनरी ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ, देखो रफ इंक्लाइंड प्लेन, हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? रफ इंक्लाइंड प्लेन है, स्मूथ नहीं है बेटा, है ना, तो थोड़ा बहुत आपने जानते होंगे कि रफ इंक्लाइंड प्लेन पे एक फोर्स और लगता है जो कि होता है फ्रिक्शन। ध्यान से देखिएगा, ये आपका रफ इंक्लाइंड प्लेन, ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg लगेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे कौन सा लगेगा? mg। उसके बाद एक नॉर्मल रिएक्शन, अब इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जाएंगे, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कॉन्टैक्ट है तो एक ऊपर और पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक नीचे, तो ये जो नॉर्मल है ना वो इंक्लाइन प्लेन पे लगेगा, ब्लॉक पे ये नॉर्मल लगेगा, ठीक है। दूसरा रफ सरफेस अगर स्मूथ होता तो दो ही फोर्स होते, रफ होने की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, है ना, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा क्योंकि ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg का एक कंपोनेंट होगा जो नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो इसको अपोज करने के लिए नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट। ब्लॉक इज स्टेशनरी ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, तो रफ इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक स्टेशनरी कैसे रह सकता है? जब ये mg का एक कंपोनेंट नीचे खींचने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितने हो गए? 3। अच्छा, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये भी समझिएगा, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहां पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये ब्लॉक रख दिया। अब इस पे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस बताइए कितने होंगे? तो देखो अगर कोई ब्लॉक है मास का तो अर्थ उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg जरूर लगाएगा, एक फोर्स हमेशा, जब तक ग्रेविटी फ्री स्पेस ना दे तब तक आप mg जरूर लगाएंगे। तो सर mg नीचे, और कांटेक्ट है तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे ऊपर। सर यहाँ पे नॉर्मल 2 लग रहे थे लेकिन एक नीचे इंक्लाइन प्लेन पे, और हमसे पूछा था ब्लॉक इज स्टेशनरी ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, हाउ मेनी फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक? मेरे पे सिर्फ ब्लॉक पे पूछा था, तो ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? तो ब्लॉक पे एक नॉर्मल काउंट होगा, एक नॉर्मल नीचे लग रहा था। 2 बॉडी कॉन्टैक्ट में होती है ना, तो नॉर्मल और mg। सर रफ सरफेस है, फ्रिक्शन भी लगेगा बेटा, फ्रिक्शन हमेशा नहीं लगता है, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए लगता है या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करने के लिए लगता है। अब ऊपर फोर्स लग रहा है n, नीचे लग रहा है mg, यहां पे रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा, ना ही रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, तो कितने फोर्स लगेंगे? नंबर ऑफ फोर्स 2 लगेंगे। तो सर यहां पे 3 क्यों लगा लिया आपने? यहां पे आपने नंबर ऑफ फोर्स 3 क्यों लिखा? 3 इसलिए लिखा कि mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, mg साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, अगर इंक्लिनेशन थीटा है तो, है ना, अगर इंक्लिनेशन ये थीटा है बेटा तो mg का नीचे का कंपोनेंट एक इधर आ जाएगा, mg साइन थीटा। कई बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा कि साइन ही क्यों आएगा। तो mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा, सर ये तो इधर mg
साइन तो इधर mg cos, हाँ, तो फिर ये दोनों अलग अलग हो गए, नहीं, ये इसी का एक कंपोनेंट है। तो आप एक फोर्स ये काउंट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, दूसरा और ये तीसरा, तो टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं? 3। आगे देखिए बेटा, फाइंड नेट फोर्स ऑन m2। इस m2 ब्लॉक पे नेट फोर्स की वैल्यू बताइए, नेट फोर्स ऑन m2, नेट फोर्स ऑन m2 पे नेट फोर्स बताना है। ये नीचे देखो, नीचे वाला ब्लॉक है, उसका मास m1, उसके ऊपर रख दिया m2, उसके ऊपर रख दिया m3। तो पूछा है कि फाइंड फोर्स ऑन m2, इस m2 पे नेट फोर्स कितना लगेगा ये बताइए साहब। तो साहब इस m2 पे नेट फोर्स कितना लगेगा हम कैसे निकालें? इस m2 पे नेट फोर्स कैसे लगेगा? टोटल नंबर ऑफ फोर्स m2 पे कितने होंगे? तो एक ग्रेविटेशनल तो मास है m2, तो नीचे ग्रेविटेशनल होगा। एक इस कांटेक्ट पे जितने कांटेक्ट होंगे उतने नॉर्मल, इस कांटेक्ट पे एक नॉर्मल, इस कांटेक्ट पे नॉर्मल, तो सर बहुत सारा फोर्स है, सबका नेट देखना पड़ेगा ना, 0। कैसे सर? m2 पे फोर्स तो निकालो, बहुत सारा फोर्स लग रहा है, आप कह रहे हो कि नेट फोर्स 0 होगा। हाँ, कितना भी चारों फोर्स लग रहा होगा, 20 लग रहा होगा, 50 लग रहा होगा, या 3 लग रहा होगा, या 4 लग रहा होगा, नेट 0 ही है। क्यों सर? क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो ऐसा नहीं कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, फोर्स लग रहे होंगे, लेकिन सबका नेट सम 0 होगा। सर कैसे होता? नहीं समझ आ रहा सर, क्या पता कुछ नेट आ जाए। तो नेट फोर्स अगर किसी डायरेक्शन में आ गया तो उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी ना बेटा, उसका स्टेट चेंज होगा ना, फोर्स लग रहा होगा। तो मैं मान रहा हूँ m3 इस पे नीचे लगाएगा, m1 ये कांटेक्ट है, तो इस कांटेक्ट पे जाके 2 परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। तो m1 m2 पे जो कांटेक्ट है उसके वजह से m2 पे ऊपर, m1 पे नीचे, और यहाँ पे जो कांटेक्ट है 2 पैरेलल लाइन खींचोगे, m3 पे ऊपर, m2 पे नीचे, और एक ग्रेविटेशनल भी होगा। फोर्स होंगे कई सारे, लेकिन सबका वेक्टर सम, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। आपको दिमाग अब लगाना ही नहीं है। सर क्या पता कहीं कहीं अनबैलेंस हो जाए, अगर ये अनबैलेंस हो जाएगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आएगा। चलिए यहाँ देखिए, एक m मास का ब्लॉक है और आपसे बोला है कि मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पे, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से इसी लाइन पे चल रहा है। सर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, हाँ, एक लाइन पे तो चल रहा है, सीधा सीधा एक लाइन पे चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ चेंज हो रहा है, और स्पीड भी कांस्टेंट है, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कांस्टेंट स्पीड से चल जाए। अरे भाई वो सवाल बोला है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब चल रहा है। हो सकता है कोई एक्सटर्नल एजेंट हो जो उसको धीरे धीरे नीचे ला रहा हो, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके ला रहा हो। अब आपसे पूछा है फाइंड नेट फोर्स ऑन एम, फाइंड नेट फोर्स। अब आपको कंसेप्ट लगाना है फोर्स ऑन एम, आपको कंसेप्ट लगाना है। सर क्या कंसेप्ट लगाना है? आपको ये कंसेप्ट लगाना है कि जो एम मास का ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे स्लाइड करता हुआ जा रहा है, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, 2 तरीके से मैं समझाता हूं। एक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को कंटिन्यू रखा है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो उस पर नेट फोर्स 0 लगना चाहिए। नेट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, एक एक इंडिविजुअल फोर्स की बात नहीं कर रहा, नेट फोर्स उस पर क्या लगना चाहिए? 0। अब दूसरा मैं अलग ढंग से समझाता हूं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? सर 0। तो फोर्स क्या होगा? 0। लेकिन इस ब्लॉक पे सर देखने से तो ऐसा लग रहा है कि एक mg लगेगा। हाँ लगेगा, मैं मना कहाँ कर रहा, लगेगा। सर एक नॉर्मल भी लगेगा, हाँ लगेगा, बहुत सारा mg लगेगा, नॉर्मल लगेगा, बहुत सारा फोर्स लगेगा, लगा लो। इन सब का वेक्टर सम, सारे फोर्सेस का नेट सम 0 हो जाएगा। अब इसी तरीके का एक सवाल पूछा था नीट 2013 में। मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। लीजिए ये सवाल देखिए, नीट 2013 में क्या पूछा था सर? 3 ब्लॉक विथ मास m, 2m and 3m। देखिए m, 2m and 3m connected by the string as shown in figure. After an upward force F is applied on a block m, इस m पे F फोर्स अप्लाई किया, then the masses move upward at a constant speed v. upward means डायरेक्शन फिक्स है, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं कि ऊपर जाके कहीं पीछे चला जाए, नीचे चला जाए, इधर चला जाए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं नहीं जा रहा, सीधा अपवर्ड ऊपर जा रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। क्या कंक्लूजन निकालोगे? वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। व्हाट इज द नेट फोर्स? कोई इंडिविजुअल फोर्स की बात नहीं कर रहा, नेट फोर्स। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m।
अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम चाहो तो मैं इस 2m को बाहर निकाल के एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ये 2m हो गया, और इस पे फोर्सेस बना लेता हूं। देखो यहां पे रस्सी बंधा है, हाँ सर, तो कांटेक्ट पॉइंट पे रस्सी से दूर जाओ, हाँ सर इधर, तो इस तरफ एक आ जाएगा तुम्हारा टेंशन, मान लो कुछ T1 है, ये टेंशन आ गया। कांटेक्ट पॉइंट से ऊपर जाओ, हाँ सर ऊपर जाएंगे, तो ये टेंशन कुछ आ गया T2, सर ये टेंशन होगा T2, और नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 2mg, क्योंकि मास है इसका 2m। अब यहां पे आप बोलोगे कि अगर ये रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो जितना ऊपर फोर्स लग रहा होगा T2, उतना ही नीचे फोर्स लग रहा होगा T1 प्लस 2mg। तो नेट फोर्स क्या होगा, जितना ऊपर T2 लग रहा है उतना ही T1 नीचे लग रहा है, T1 प्लस 2mg लग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स हो गया साहब 0, नेट फोर्स हो गया इस पे 0, तो आपका आंसर हो जाएगा D। सर ये ऊपर कैसे जा रहा है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा, तो एक्सेलरेट होगा, उस पर फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेट नहीं होगा साहब। मजे आए कि नहीं आए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जोरदार। फाइंड m1 by m2 इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम का मतलब m1 प्लस m2 दोनों मिला के इक्विलिब्रियम ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो m1 by m2 का क्या निकालना है आपको, रेशियो। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, आप जाएंगे कांटेक्ट पॉइंट पे और कांटेक्ट पॉइंट से अवे एक एरो लगा लेंगे, फिर से आप जाएंगे कांटेक्ट पॉइंट पे और कांटेक्ट पॉइंट से अवे यहां पे एरो लगा लेंगे। सर आप कांटेक्ट पॉइंट से अवे क्यों लगा रहा हो, क्योंकि रस्सी जहां पे बंधा होता है अपने लेंथ के लॉन्ग फोर्स लगाता है। अब लेंथ तो ऊपर ही है, नीचे तो है नहीं लेंथ। कांटेक्ट पॉइंट पे जाओ और लेंथ के लॉन्ग एक छाता खोल लो, बस एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, जहां पे रस्सी बंधा होता है वहां पे बैठ जाओ, कांटेक्ट पॉइंट पे जिधर रस्सी जा रही है उधर छाता खोल लो, ये छाता, यहां पे टेंशन हो जाएगा कुछ T। सर लिखो T1 लिख लो, कोई बात नहीं, मैं T लिखूंगा, क्योंकि यही रस्सी यहां से घूम के यहां तक गया है, तो इसमें भी T होगा। सर आपको कैसे पता, स्ट्रिंग आइडियल है, आपने कहीं लिखा नहीं है, तो जब ना लिखा हो तो स्ट्रिंग को हम आइडियल ही मानते हैं, जब ना लिखा हो तो स्ट्रिंग को हम आइडियल ही मानते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट देखो, इस m2 पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे, हाँ सर लग रहा होगा नीचे, m2 पे ग्रेविटेशनल फोर्स m2g नीचे लग रहा होगा। अब मैं इंक्लाइन प्लेन का केस समझा देता हूं। मान लो अगर ये एंगल थीटा है और यहां पे कोई ब्लॉक रख दिया है ना, एक बार समझाऊंगा, इसको याद रखना हमेशा के लिए, क्योंकि आप 500 टाइम्स इस कंसेप्ट को लिखेंगे, 500 टाइम्स। चलो यहां पे ब्लॉक है m मास का, यहां पे नीचे लग रहा है mg, नीचे की डायरेक्शन में तो mg लगता है साहब, ये लग रहा है mg, ठीक है। अब देखो अगर ये एंगल बेटा थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इससे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लो, थोड़ा छोटा हो गया, दिख रहा है मुझे, थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा बना लेते हैं। यहां पे ब्लॉक बना लेते हैं, ये ब्लॉक है मास का, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है mg। अब ठीक है mg, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो ये क्या होगा सर, ये 90 डिग्री होगा। ये थीटा है और ये देखो एकदम वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, तो 90 होगा। तो ये एंगल क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे इंक्लाइन प्लेन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं, ये टोटल एंगल 90 बनाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ये थीटा होगा। तो mg का कंपोनेंट जिधर एंगल थीटा बन रहा उधर हो जाता है mg cos थीटा, है ना। इस नेट फोर्स mg का दो कंपोनेंट ले रहा हूं, एक मैं इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, तब तो इससे 90 का एंगल बना था। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा, जिधर थीटा होता है उधर mg cos थीटा लेते हैं, और mg का एक कंपोनेंट इधर लेंगे mg sin थीटा। अब आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं डाउट बता देता हूं और मैं आंसर बता देता हूं कि सर आपने तो बोला था कि फोर्स अगर एक्स वाई प्लेन में तो उसका कंपोनेंट लो, यहां पे तो फोर्स वाई में, सर उसका कंपोनेंट आप क्यों ले रहे हो? क्योंकि हमें मोशन यहां पे एक्स और वाई में नहीं देखना। ये ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन करेगा, तो हमारे लिए जो मेन डायरेक्शन है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे होता है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ये हमारा मेन डायरेक्शन है। तो नीचे फोर्स लग रहा है, उसका कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आ जाता है mg sin थीटा। क्या ये अच्छे से समझ आ गया?
अब यहां पे आओ, इस M2G का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लिनेशन क्या होगा? तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कंपोनेंट हो जाएगा M2G sin 60, ये हो जाएगा। चलो सर ठीक है। अब कॉन्टैक्ट सरफेस पे जाओ और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो लाइन खींचो, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल ऊपर, नीचे वाले पे नीचे नॉर्मल। चलो ठीक है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड, अलोंग द इंक्लाइन मतलब इंक्लाइन प्लेन के लेंथ के लॉन्ग, नीचे फोर्स कितना लग रहा है? सर M2G sin 60, बिल्कुल सही है, M2G sin 60। और ऊपर कितना लग रहा है? T। तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर और इंक्लाइन प्लेन के नीचे दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएगा। और ये जो फोर्स लग रहा है ना बेटा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, तो हमारे लिए ये इधर और ये इधर, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए, है ना, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर जैसे एक्स वाई इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा होगा उसका इस लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एकदम फील लो, मजा आ गया कि नहीं आ गया बताओ? तो सर इस तरीके से इस पे नीचे लगेगा M1G, हाँ लगेगा। इस M1G का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नीचे की तरफ होगा M1G sin 30, हाँ बिल्कुल होगा। तो आप कह सकते हो इस ब्लॉक का FBD हमने बनाया, ऊपर की तरफ टेंशन T और नीचे की तरफ M1G sin थीटा। तो आप लिख सकते हैं M1G sin 30 इज इक्वल टू T। अब दोनों ही इक्वेशन में नीचे का जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया T के बराबर है, यहां पे नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है T के बराबर है। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दीजिए, तो बेटा ये आ जाएगा M2G sin 60 इज इक्वल टू M1G sin 30। G से G बेटा कैंसिल हो जाएगा, G से G कैंसिल हो जाएगा, M2 को नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा आपका M1 बाई M2 इज इक्वल टू साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 30, और आपका आंसर हो जाएगा √3/1। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा मुश्किल था इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे मैंने जल्दी इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं एक बार और समझा देता हूँ, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी। आओ एक बार और समझा देता हूँ। देखो कोई भी इंक्लाइन प्लेन बना है, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये ब्लॉक मैंने इस पे रख दिया, तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स तो सीधा सर वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा, ये 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये लाइन जो इंक्लाइन प्लेन से एकदम परपेंडिकुलर है वो कितना एंगल बनाएगा इधर से? थीटा। तो इस mg का दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, एक पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। mg का थीटा की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। तो ये हो गया अलोंग द इंक्लाइंड। और इस दोनों ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट के बीच में इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, ब्लॉक पे ऊपर और इंक्लाइन प्लेन पे नीचे। तो सिर्फ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल इधर। अब दो डायरेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या एक्स और वाई? ना, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड एंड पैरेलल टू इंक्लाइंड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम फोर्स का बैलेंस और अनबैलेंस नेचर जो देखेंगे वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन और पैरेलल टू द इंक्लाइन देखेंगे। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एंड पैरेलल टू द इंक्लाइन देखेंगे। क्लियर है सर? यहां पे बैलेंस करो, यहां पे कैसे बैलेंस करो यार? ये तो मैंने रख के mg का कंपोनेंट लेना सिखाया, बस यहां पे बैलेंस किया ना, नीचे mg का कंपोनेंट जो टेंशन से बराबर होगा। तो याद रखिएगा mg नीचे, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग mg का जो कंपोनेंट होता है mg sin थीटा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। In the given arrangement, this is the arrangement, the normal force applied by the block on the ground, normal force applied by the block on ground, ये ब्लॉक ग्राउंड पे कितना नॉर्मल लगाएगा ये बताओ, ये हम नहीं निकाल सकते। नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन द ग्राउंड, हाँ जब इसका FBD बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो बताओ कैसे बनाते हैं इसको? एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं सर, बहुत बढ़िया, पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है कि जहां पे कॉन्टैक्ट होता है दो पैरेलल लाइन खींचते हैं, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर और नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे नीचे। तो इसको जब मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा तो इस पॉइंट पे नीचे की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये n, ये नॉर्मल नीचे की तरफ नॉर्मल लगेगा ये n, और ऊपर की तरफ सर ऊपर की तरफ ये नॉर्मल लग रहा है। तो अगर मैं FBD बना रहा हूं इस ब्लॉक का,
इस ब्लॉक का एफबीडी ऑफ ब्लॉक, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लगेगा? तो बहुत आसान कंसेप्ट बताए, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। तो इस ब्लॉक को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लो, नॉर्मल ऊपर बना लो। लेकिन सर हमें तो ये पूछा है कि ग्राउंड ऑब्जेक्ट पे जो नॉर्मल लगा है, ऊपर वाले पे ऊपर किसने लगाया? ग्राउंड ने ऑब्जेक्ट पे लगाया, वो नहीं पूछा है। मेरे से पूछा है कि ब्लॉक ग्राउंड पे कितना लगेगा। तो ये दोनों नॉर्मल इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो ग्राउंड ने ब्लॉक पे कितना लगाया ये अगर मैं निकाल लेता हूं, ग्राउंड ने ब्लॉक पे कितना लगा ये निकाल लेता हूं, तो ब्लॉक ग्राउंड पे कितना लगाएगा ये मैं पता चल जाएगा। तो चलिए देखिए, इस m मास के को यहां से पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, नीचे इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हाँ, तो कितने फोर्स लग रहे हैं सर? नीचे ग्रेविटेशन लगा दिया, इस ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है n, एक फोर्स इधर लग रहा है सर, एकदम सही पहचाने हो। ये फोर्स इधर लग रहा है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये फोर्स इधर लग रहा है, और वर्टिकल एंगल दिया है थीटा। तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट ले लो एक्स और वाई में। सर अभी तो इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन कहाँ है? तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक्स और वाई है। तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट लो, एक आगे की तरफ बताओ साइन थीटा, और ऊपर की तरफ होगा एफ कॉस थीटा। अब हमसे पूछा है नॉर्मल कितना लग रहा हो। अब ध्यान से देखो, ये ब्लॉक चल नहीं रहा, वाई एक्सिस में चल नहीं रहा, ब्लॉक इज ऑन ग्राउंड, ब्लॉक ग्राउंड पे। और वैसे भी बात, अगर ये मान लो कि इस फोर्स का कंपोनेंट ऊपर जो एफ कॉस थीटा लग रहा है उसके वजह से अगर उठ गया तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा। कैसे? जैसे ब्लॉक है और इधर फोर्स लग रहा है, उसका एक कंपोनेंट ऊपर लग रहा है जो ब्लॉक को मान लो ऊपर उठा लिया, तो ब्लॉक ऊपर उठा लिया तो कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल नहीं है, तो ब्लॉक ऊपर नहीं उठाया अभी, है ना। अब मैं लिखूंगा नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। वाई, क्योंकि हमें नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल वाई में लग रहा है तो मैं वाई के बारे में सोचूंगा बस। वाई में ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एन प्लस एफ कॉस थीटा, और नीचे वाई में फोर्स लग रहा है एम जी। नेट फोर्स हमें जीरो करना है तो ऊपर वाला फोर्स पर और नीचे वाला फोर्स, तो नॉर्मल बराबर आ जाएगा एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। बी इज द करेक्ट आंसर, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ बुक ऑफ मास 5 kg प्लेस्ड ऑन अ टेबल। चलो, एक बुक है 5 kg का, प्लेस्ड ऑन अ टेबल, टेबल पे उसको रख दिया, टेबल पे रख दिया, प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एंड इट्स प्रेस्ड बाय 10 न्यूटन फोर्स। प्रेस्ड मतलब नीचे की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टेबल, ऑन प्रेस्ड बाय 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है। देन नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन अ ब्लॉक। तो ये जो टेबल है वो ब्लॉक पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ये बताओ। कुछ नहीं करना है, एक बात बताओ, जब तुम ब्लॉक को सॉरी बुक को टेबल पे रख दो, ऊपर से दबाओगे तो बुक को तो कहीं नहीं जा रहा। अरे भाई ये बुक रहा, मान ले ऊपर से दबा रहा, तो बुक तो रेस्ट में। हाँ सर, तो एफबीडी बनाओ पहले, तो इसका एफबीडी बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप कहोगे इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करो। अब बताओ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ब्लॉक पे नीचे mg लगता है। नॉर्मल के लिए दो लाइन खींचो सर, दो लाइन खींचते हो लेकिन आप लेते एक ही हो, तो मैं एफबीडी तो एक ही ब्लॉक का बना रहा हूँ ना, सिर्फ 5 kg का एफबीडी बना रहा हूँ। तो 5 kg पे ऊपर नॉर्मल, क्योंकि ऊपर वाले पे ऊपर नॉर्मल, और इसी 5 kg पे एक नीचे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो यहाँ बना लो नीचे 10 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं, ये 10 न्यूटन। अब बताओ इस ब्लॉक पे फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जीरो होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? 2, mg प्लस 10, और ऊपर नॉर्मल n, तो n बराबर हो जाएगा आपका 10 प्लस m की वैल्यू बोलो 5, g की वैल्यू बोलो 10, तो ये हो जाएगा आपका 60 न्यूटन। अब यहाँ पे 60 न्यूटन नहीं दिया, 59 न्यूटन दिया, तो g को 9.8 लिया होगा बस, 60 नहीं है भाई ना, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द 3 ब्लॉक placed and shown in a figure, mass of A, B and C are M1, M2 and M3, M1, M2, M3, M1, M2, M3 respectively. The force exerted by the block C on B बहुत मजेदार सवाल। force exerted by block C on B, देखो C on B एक्सर्टेड बाई सी, सी बी पे कितना लगाएगा या बी सी पे कितना लगाएगा, दोनों बराबर होगा, क्योंकि दो बॉडीज जब कंटैक्ट में होती है तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। अब क्या करें, तो हम सी का एफबीडी बनाए या बी का बनाए? तो देखो गलत अप्रोच क्या होता है कि बच्चा देखता है कि सर बी का एफबीडी बनाओ, तो बी का एफबीडी बनाने में बहुत समस्या है। क्यों? क्योंकि बी और ए कॉन्टैक्ट में, तो ए बी पे नॉर्मल नीचे लगा रहा होगा, नीचे वाले पे नीचे, सी बी पे नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा, तो दो नॉर्मल आ जाएंगे, और सी का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा m2g, तो फिर दो अननोन हो गए। तो सर अब क्या करें, सिर्फ सी का बनाते हैं,
तो सी भी 2 बार कांटेक्ट में, इधर और इधर। तो अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी दोनों को एक सिस्टम मान लो, एक सिस्टम मान लो। तो सर ए और बी के कांटेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो नॉर्मल लग रहा था वो ए पे लग रहा है, बी ने ए पे लगाया ऊपर और ए ने बी पे लगाया नीचे। जब मैं उसको एक सिस्टम मान लूंगा तो ये इनका इंटरनल फोर्स हो गया। देखो जैसे ये रहा आपका ए, फील करो, इसको कई बार आपको यूज करना पड़ेगा। ये रहा आपका ए, ये रहा बी। अब यहां पे जाके 2 पैरेलल लाइन खींचोगे, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों को एक सिस्टम मान लो, तो जितना ए पे ऊपर उतना बी पे नीचे, तो नेट फोर्स क्या हो गया इस कॉन्टैक्ट पे 0। तो इस कॉन्टैक्ट में नेट फोर्स 0। ए और बी को मैं सिस्टम मान लेता हूं, तो चलो ठीक है सर। तो ए और बी को आपने चिपका हुआ एक ऑब्जेक्ट मान लिया, हाँ एक ऑब्जेक्ट मान लिया। ए और बी को एक मान लिया, तो ए पे बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा था, हाँ नहीं लग रहा है, तो सर अब आसान हो गया। कैसे, ए और बी को एक यूनिट मान लोगे तो ए और बी पे मिला के ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा m1 प्लस m2 इंटू जी बस। और ए और बी दोनों एक यूनिट ब्लॉक है और वो सी के साथ कांटेक्ट में, तो इस कांटेक्ट पे 2 लाइन खींच लो, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। एक नॉर्मल m1 प्लस m2 दोनों चिपका के मान लिया, उस पर एक नॉर्मल लग रहा है। अब ये m1 प्लस m2 सिस्टम रेस्ट में है, हाँ रेस्ट में है, तो अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स। तो n बराबर आप लिख लेंगे m1 प्लस m2 इंटू जी। ये एक जोरदार तरीका है। n बराबर m1 प्लस m2 इंटू जी, m1 प्लस m2 इंटू जी, बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें मजदूरी कर सकते हो आप बी का एफबीडी अलग बना लो, ए का अलग बना लो, फिर दोनों को सॉल्व करो, तो फिर से आंसर यही आ जाएगा, ये आंसर यही आ जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करो बेटा। ऊपर में ए और बी एक साथ है। एक सवाल और भी है मेरे पास, ऐसा एक जोरदार सवाल है जो कई बार पूछा जाता है अच्छे एग्जाम्स में, अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाता है, हर बार नहीं पूछा जाता। ये सवाल सबसे लास्ट में लिया था, चलो सबसे ऊपर ले लेते इसको, सबसे ऊपर ले लेते। चलो ये समझ में आ गया। ये देखो, फाइंड फोर्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ब्लॉक। ये फर्स्ट ब्लॉक है, लिख देता हूं यहाँ पे, सेकेंड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक है, और इस तरीके से टोटल 50th ब्लॉक है। टोटल 50 ब्लॉक है एम मास के आइडेंटिकल, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। देन फाइंड फोर्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ब्लॉक। ये सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों के बीच में आपको कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ये निकालना है। अगर मैं इस दोनों के बीच, इस दोनों को मिला के एक एफबीडी बनाऊं, तो इस दोनों को मिला के एक एफबीडी बनाऊंगा, तो ऊपर से ये वाला ब्लॉक इस पे लगा रहा होगा, नीचे से ऊपर लग रहा होगा, तो ग्राउंड आ गया ना पिक्चर में। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे सोचो कि हर 2 ब्लॉक के बीच में इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर नीचे लग रहा होगा। हाँ, तो आप क्या करो कि ऊपर में यहां से लेकर के यहां तक एक ऑब्जेक्ट मान लो चिपका हुआ। मैंने आपको बताया था नॉर्मल रिएक्शन जोड़ने का ही तो काम करता है। हाँ, तो एक ऑब्जेक्ट मान लो चिपका हुआ, तो कितने ऑब्जेक्ट होंगे, टोटल 50 है। तो आप क्या करो, सॉरी, थर्ड से लेकर के 58 तक एक एफबीडी बना लो, एक यूनिट मान लो, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 48 ऑब्जेक्ट। देखो ना, एम कितने, 50 है, 2 छोड़ दो, थर्ड से लेके 50 तक एक यूनिट मान लो, और हर के बीच में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और नीचे पेयर में कैंसिल होता जाएगा। तो एक ये बन गया, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, पूरे को ज्वाइंट एक ऑब्जेक्ट मान लिया। अब इस पे बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा, ये देखो 50, 40, 49 दोनों एक हो गए, 48, 49 सब चिपक गए नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। तो हर कॉन्टैक्ट पे इक्वल और अपोजिट अमाउंट में फोर्स लग रहा था। तो नीचे कितने हो जाएंगे, 48 mg। और ये जो तुम्हारा सेकेंड ब्लॉक है, सेकेंड और थर्ड के बीच में 2 लाइन खींच लो, सेकेंड थर्ड पे लगाएगा और थर्ड सेकेंड पे लगाएगा, यही आपको चाहिए था, फोर्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। ये नॉर्मल ऊपर, तो नॉर्मल बराबर आ जाएगा आपका 48 mg, दैट्स इट, आंसर आ गया। और कोई तरीका नहीं इसको सॉल्व करने का, यही जोरदार तरीका है, तो आप इसको सीखिए। अच्छा सर एक बात बताओ कि आपने इन दोनों को एक चिपका हुआ मान लिया, ऐसे तो यहाँ पे नॉर्मल लग रहा था, मतलब ऊपर वाले सबको चिपका हुआ मान लिया, लेकिन सबके बीच तो नॉर्मल लग रहा था ना। तो बेटा इन दोनों ब्लॉक के बीच जो नॉर्मल लगेगा, इन दोनों को अगर एक यूनिट मान लो, तो एक पे नॉर्मल ऊपर, एक पे नीचे, तो कैंसिल हो गया। तो सर ये भी तो कैंसिल होगा, सेकेंड और थर्ड भी कैंसिल होगा। हाँ, सेकेंड और थर्ड कैंसिल होगा, सबको एक सिस्टम मान लोगे तो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो एफबीडी सिर्फ थर्ड से लेके 50 को एक मान के निकाल रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे
सेकेंड और थर्ड ब्लॉक के बीच में लगने वाला नॉर्मल निकालना है एग्जैक्टली, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अगर मुझे फर्स्ट और सेकेंड के बीच नॉर्मल निकालना हो तो आप क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड के बीच नॉर्मल निकालना है तो सेकेंड से लेके 50 तक एक मान लो। सर मुझे 36 और 37 के बीच निकालना है तो नीचे वाला 36 छोड़ दो और बचा हुआ 37 से लेके ऊपर 50 को एक यूनिट मान लो। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा कहां होगा, तो सुनना अच्छे से, फील करना कि यहां पे 49 और 58 ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्या वही होगा फर्स्ट और सेकंड के बीच में ना? फर्स्ट और सेकंड के बीच में बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगा और ऊपर नॉर्मल कम होगा। सही, इस बात का फील नहीं है। एक तो मैथमेटिक्स से ले लो और वैसे लॉजिकली ले लो। मान लो यहाँ पे मैं अपने सर पे 2-3 चीज़ें पड़ी है, मैं एक एक करके रखने लग जाऊँ। पहले मैं कॉपी रख लूँ तो थोड़ा पर दबाव आएगा, फिर मैं ये फ़ोन रख लूँ थोड़ा और दबाव आएगा, फिर मैं ये रख लूँ तो थोड़ा और दबाव आएगा। अब जितना ऑब्जेक्ट मैं ऊपर रखता जाऊँगा, कि सबकी वजह से जितना वेट आएगा सब मेरे टकले पे आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? दबाव यहाँ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब यहाँ पे ब्लॉक रखोगे, अगर एक ब्लॉक और रख लो, ये कप है, चलो कप भी रख लेता हूँ मैं, कप भी रख लेता हूँ। अब मान लो सबका मास आइडेंटिकल है तो सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन, मतलब दो ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ होगा? मेरे सर और कॉपी के बीच में। इस मार्कर और कप के बीच में ये जो ये जो तुम्हारा ये क्या है, ये है तुम्हारा रिमोट। इस रिमोट और कप के बीच में जो नॉर्मल लगेगा वो सिर्फ कप के मास को बैलेंस करने के लिए लगा। कप का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और रिमोट उस पे ऊपर फोर्स लगा के कप के ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लिया बस। उसके बाद ये दो ब्लॉक एक मान लेता हूं मैं, रिमोट और कप, और ये रहा तुम्हारा फोन। अब फोन और रिमोट के बीच में जो नॉर्मल लगेगा उसका काम है कि रिमोट और कप दोनों के नॉर्मल को बैलेंस करना। अब इन तीनों को एक मान लिया, अब तीनों का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जितना लगेगा उन सब के ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा मेरा कॉपी के वजह से लगने वाला नॉर्मल ऊपर, और मेरा जो सर है इन सब का वेट अकेले बैलेंस कर रहा है। तो फील करो इस बात को, बताओ समझ आया कि नहीं आया? देखो एक चीज समझना, क्या मुझे पता होता है कि बच्चे को कहाँ पे डाउट आएगा, क्यों? क्योंकि मुझे भी जहाँ आया था वहाँ पे बच्चे को भी आएगा। एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बहुत ब्राइट, बहुत सुपर्ब आईक्यू का टॉपर, बहुत इंटेलिजेंट टॉपर, वो कभी अच्छा टीचर नहीं बन सकता। एक्सेप्शन हमेशा रहते हैं, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो कभी भी दिमाग से पैदल विद्यार्थी के लेवल पे नहीं सोचता। वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, टॉपर है, वो तो सवाल को फटाफट समझ के करता जाएगा। अगर उसको पढ़ाने के लिए बोल दो तो उसको समझने में कभी एफर्ट्स नहीं लगाना था, तो उसको पढ़ाने में भी एफर्ट्स नहीं लगाया, बोलेगा तो बहुत आसान है। लेकिन एक दिमाग से पैदल विद्यार्थी अगर किसी चीज़ को संघर्ष करके सीखा है, फील किया है, अब वो किसी को बताएगा तो दिमाग से पैदल विद्यार्थी के लेवल पे सोचना जानता है। तो मैं भी बहुत ही लो आईक्यू का एकदम फेलियर स्टूडेंट रहा हूँ, दिमाग से पैदल। तो मुझे जो चीज़ें सीखने में कठिनाई आई थी, जो मुझे दिक्कत हुआ सोचने में, मुझे पता है कि हमारे जो बच्चे हैं, मेरे हम भाई हैं, वो सारे दिमाग से पैदल भाई हैं, तो उनको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ब्लॉक ए ऑफ मास 4 kg। ये ब्लॉक ए है, इसका मास है 4 kg। गलत कलम ले लिया मैंने, 4 kg गलत ले लिया, 4 kg है। चलो साहब ठीक है। Is to be kept at rest against a smooth vertical wall by the applying a force F as shown in a figure. Then force required is। अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रेस्ट में रखने के लिए? अब ध्यान से देखिएगा, ये रफ सरफेस नहीं है, वॉल नहीं है, रफ नहीं है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है सर, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा नहीं। चलो इसका एफबीडी बनाते हैं, तो इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको ऐसे बना सकते हो। सर यहाँ लग रहा था तो वेक्टर को तो शिफ्ट कर सकते हैं ना, लग तो इधर ही रहा है ना, तो इसको यहाँ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। दूसरा, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, हाँ नीचे की तरफ। थर्ड, ये ब्लॉक और वर्टिकल वॉल, इसका कॉन्टैक्ट कैसा होगा? अगर वॉल वर्टिकल है तो कॉन्टैक्ट भी वर्टिकल होगा, तो वर्टिकल कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा। यहाँ पे जाके दो लाइन खींचोगे, वॉल पे आगे, क्योंकि आगे वाले ऑब्जेक्ट पे आगे, पीछे वाले पे ऑब्जेक्ट पे पीछे, ये नॉर्मल लगेगा, ये आपका फोर्स लगेगा। एंगल है 45। सो कैसे लिख दिया 45? ये 45 तो ये भी 45 ही होगा ना, तो कहीं से लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अब इसको रेस्ट में रखने के लिए गिरने की टेंडेंसी इसकी कहाँ है?
वाई एक्सिस में, तो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस हमें 0 करना पड़ेगा, तो ये नीचे नहीं गिरेगा। इस फोर्स का ऊपर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस फोर्स का ऊपर कंपोनेंट होगा एफ साइन 45। अब एफ साइन 45 इज इक्वल टू एम जी, एफ साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू एम जी, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी बाई साइन 45, एम जी बाई साइन 45। आपका एम जी मतलब एम है आपका 4, तो ये हो जाएगा 40 साइन 45 इज 1/√2, √2 पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 40√2 न्यूटन। 40√2 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर, 40√2 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर। समझ आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैल्यू ऑफ T3/T1, यहाँ पे T3/T1 का रेशियो निकालना है। अब फटाफट सवाल करेंगे। ये जो C ऑब्जेक्ट है इसका FBD बनाइए, तो इस पे mg नीचे 50 न्यूटन और T1 ऊपर, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे देखो, इस कॉन्टैक्ट पे T1 ऊपर, तो क्या लिखेंगे बताइए बेटा, नीचे mg मतलब 50 और ऊपर आपका T1, तो T1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन, T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 न्यूटन। अब यहाँ पे B का FBD बनाएंगे, तो B पे आप देख पा रहे हैं कि नीचे लगेगा एक T1 और नीचे ही लगेगा आपका 5 mg, ऊपर लग जाएगा आपका T2, ऊपर लगेगा T2 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा ये 5, ये B का बना रहा हूँ, FBD ये B का है, नीचे लगेगा आपका एक T1, देखो ये T1 इस वाले पॉइंट पे नीचे लगेगा T1 और एक mg ऊपर T2, तो T2 बराबर लिखोगे T1 प्लस mg। T1 बोलो सर, T1 आपका 50 था, चलो 50 लिख दो, mg बोलो 50 तो 100 न्यूटन आ गया। हालांकि T1 की T2 की कोई जरूरत नहीं थी। अब मैं एक FBD बनाऊंगा। अब A पे बताओ टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस 3, एक T2 नीचे, चलो सर T2 नीचे, उसके बाद 5 kg पे mg नीचे, हाँ मास है तो mg नीचे, ऊपर T3, तो आप यहाँ पे लिखिएगा, T3 नीचे आ जाएगा आपका, T2 नीचे आ जाएगा आपका mg, तो T3 इज इक्वल टू T2 प्लस mg, T2 की वैल्यू 100, इसको रख दो 100 प्लस 50 mg 50, तो हो जाएगा 150 न्यूटन। अब तुमसे पूछा था T3/T1, ये आ जाएगा आंसर 3, क्यों? क्योंकि T3 की वैल्यू हमने निकाला था 150 और इसकी वैल्यू है 50, ये मैंने पूरा कर दिया मजदूरी, तो करना ही पड़ेगा सर। नहीं, जो मैंने लॉजिक पिछले 2 सवाल में लगाया था वो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। सर कैसे? देखिए मैं बताता हूँ। पहले आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ऊपर फोर्स T1 और नीचे फोर्स mg, तो T1 बराबर 50 बस। अब जाइए आप यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे जाइए। अब इस तीनों को एक यूनिट मान लीजिए, सुनिएगा ध्यान से। इस वाले पॉइंट पे इन दोनों को अगर एक यूनिट मान लूं तो जितना इस पे टेंशन T1 नीचे उतना ऊपर T1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, एक यूनिट मान सकते हो, क्योंकि बीच का रस्सी है इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब देखना मेरा आंसर, देखना मैं कैसे करूंगा। तो B और C को एक ऑब्जेक्ट चिपका लो, B और C को एक यूनिट मान लो, लेकिन सर C पे ऊपर लग रहा है टेंशन, B पे नीचे लगा, तो ये दोनों टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। अगर B और C को कंबाइनली एक ऑब्जेक्ट मानूं तो जितना B पे नीचे उतना C पे ऊपर, तो एक यूनिट हो गया। सर ये 5 kg और इसको भी एक यूनिट मान लेंगे, हाँ क्योंकि इस पे जितना T2 ऊपर उतना T2 इस पे नीचे, तो A B C को एक यूनिट मान लो सीधा, और A B C सबको चिपका लो, तो सबका मास 15 kg, तो ये हो जाएगा 150 न्यूटन mg, 15 kg की वजह से यहां से इस तीनों को एक मान दिया, और ऊपर लग रहा आपका T3, तो बस T3 इज इक्वल टू 150 हो गया। और यहां से कोई इसको खींच तो रहा नहीं है सर ग्रेविटी, तो बेटा इसको तीनों को एक मान लिया, तो इनके बीच का जो इंटरनल फोर्स था वो तो कैंसिल हो गया, क्योंकि एक पे ऊपर एक पे नीचे। अब ये तीनों चिपक के एक बॉडी बन गए, तो एक बॉडी बन गए, उनका मास है 15 kg, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स 150 न्यूटन और ऊपर T3, तो T3 इज इक्वल टू 150 न्यूटन, दैट्स इट। अब देखो नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m held at rest, object of mass m held at rest by a horizontal force as shown in a figure, then force exerted by the string on the block is। सुनिएगा ध्यान से, ये कह रहा है कि m मास का एक ब्लॉक है, देखिए इस m मास के ब्लॉक पे मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F फोर्स लगाया है और इसको रेस्ट में रखा है, ये रेस्ट पे। तो सर यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाके छाता खोलेंगे तो इधर टेंशन लग रहा होगा। हाँ, इस टेंशन की वैल्यू पूछिए सर, तो इस टेंशन की वैल्यू कैसे निकाले, तो ध्यान से देखिएगा। इस m का जब मैं FPD बनाऊंगा तो इस फोटो में ना एक फोर्स को गायब कर लिया, कैसे?
इस m का एफबीडी यहाँ पे बनाओ। तो मुझे बताओ कि इधर टेंशन T, हाँ इधर टेंशन T, और इधर तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स F, हाँ इधर एक्सटर्नल फोर्स F। ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा, कहीं लिखा तो नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन में mm दिख रहा, हाँ दिख रहा तो लगेगा। उसके बाद ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं बोला तो mg तो लगेगा, कहाँ लगेगा नीचे। तो सर ये mg, हाँ ये F, हाँ और ये टेंशन T। तो इन तीनों का नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो ये दोनों परपेंडिकुलर पे जितना नेट फोर्स इधर लगाएगा 90 डिग्री पे, इन दोनों का वेक्टर सम करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। दो फोर्सेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर सम करेंगे तो ये है। तो इन दोनों का नेट इधर और उतना ही टेंशन इधर लगा लोगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 एफ स्क्वायर प्लस एम जी। ये एक था छोटा सा तुम्हारा एम स्टार, जैसे पिछले एक सवाल में मैंने कराया। अब इसमें मजदूरी करोगे तो एक और ऑप्शन है जो बेसिक कंसेप्ट कहता है कि इस टी का मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, तो इस टी का एक ऊपर कंपोनेंट होगा टी कॉस, एज्यूम कर लिया एंगल थीटा, तो इस टी का पीछे कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, हाँ होगा। तो एक्स एक्सिस में जो नेट फोर्स होगा वो टी साइन थीटा बराबर एफ होगा। नेट फोर्स 0 तो टी साइन थीटा जितना पीछे उतना आगे, जितना ऊपर उतना नीचे, तो यहाँ पे लिख दो टी कॉस थीटा बराबर एम जी। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन दूसरा बन गया। अब ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये टी स्क्वायर और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे स्क्वायर करके ऐड किया है, और इधर बन जाएगा तुम्हारा एफ स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, तो इधर बचेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो टी इज इक्वल टू रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। दो तरीके से सवाल को मैंने सॉल्व कर दिया। एक डायरेक्ट कंसेप्ट लगा है वेक्टर का, कैसे समझो, डायरेक्ट कंसेप्ट समझो। इधर लग रहा तुम्हारा mg, इधर लग रहा है f, इन दोनों का वेक्टर सम कुछ इधर आएगा, दो ऑब्स का जोड़ लिया मैंने, नेट फोर्स इधर है, इन दोनों का नेट फोर्स इधर है, और इस पे होना चाहिए था बॉडी पे टोटल नेट फोर्स, इसका भी सम मिला के 0। तो जितना टेंशन इधर लग रहा होगा उतना इधर लगा, तभी तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। बताओ समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ L इज फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड वर्टिकली। अपर एंड को वर्टिकली मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, ये रिजिड सपोर्ट है। देन द टेंशन इन द रोप एट द डिस्टेंस L, ये स्मॉल l है ना, लेंथ इसका है कैपिटल L और ये बेटा स्मॉल l, फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। तो रिजिड सपोर्ट से L लेंथ पे, स्मॉल l लेंथ पे टेंशन कितना होगा ये पूछा है। टोटल मास है m और लेंथ है कैपिटल L। टोटल मास है m और लेंथ है कैपिटल M। तो यहां पर टेंशन कितना होगा ये आपसे पूछा है। सर कैसे किया जाए, तो सुनो ध्यान से। जैसे भी कोई बॉडी होती है, जैसे मेरी बॉडी है ना, मेरी बॉडी है, या फिर तुम्हें ऐसा समझो कि घर वालों ने मतलब तुम पे बहुत गुस्सा किया है, तुमने कोई बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दिया। ऐसे समझो कि तुमने बहुत बड़ी भारी गलती करी है, घर वाले एकदम गुस्से में तुमको पकड़ के लाए और ऐसे पकड़ के पहले छत पे बांध दिया तुमने और लटका दिया, है ना, छत पे बांध के लटका दिया। सर उसके बाद देह धुनाई, देह कुटाई और वैसे ही छोड़ दिया। तो सबसे ज़्यादा पेन कहाँ पे होगा, सोच के बता, सबसे ज़्यादा पेन कहाँ पे होगा। जैसे ऐसे छत पे तुम्हारा ये हाथ बांध के ऐसे लटका दिया, ऐसे लटक गए तुम, ये तुम ऐसा शकल कैसे हो जाएगा, पिट के कुटाई करने के बाद और ऐसे लटका दिया, ये हाथ है तुम्हारा, अरे हवा में लटका दिया, ग्राउंड ये रहा। तो सबसे ज़्यादा पेन कहाँ पे होगा बता, सबसे ज़्यादा पेन होगा तेरा यहाँ पे हाथों में, क्योंकि इसके ही भरोसे सारा बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो रहा। ऐसा कुछ सिस्टम है। इसको हवा में लटका दिया तो हर पॉइंट पे एक टेंशन फोर्स होगा, टेंशन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। यहां पे टेंशन फोर्स निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि इससे रिमेनिंग हिस्से का एफबीडी बना लो, रिमेनिंग हिस्से का एफबीडी बना लो। तो इसका जब एफबीडी बना हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसको एक पॉइंट से बनाओगे, हाँ सर इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस पे दो फोर्स लगेगा, इस क्यों देखो ये पूरी हिस्सा, ये जो पूरा रॉड का ये जो पार्ट है उसको एक यूनिट मान लिया, इस पे दो ही फोर्स लग रहा है, एक नीचे ग्रेविटेशनल और ऊपर वाला ब्लॉक इसको पकड़ के ऊपर खींच रहा, तो एक टेंशन, तो ऊपर टेंशन टी और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो मास तो पूरे ब्लॉक का कैपिटल M था, इसका मास हमें कुछ लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका m' और ऊपर टेंशन टी। यही टेंशन टी ऊपर वाला ब्लॉक इसको पकड़ के खींच रहा है। जैसे नीचे वाला ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा, तो नीचे गिर क्यों नहीं रहा, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा इसको कुछ टेंशन टी से पकड़ रहा है, अटैच है ना, तो अटैच है तो उसको पकड़ के ऊपर खींच रहा है। तो इस टी की वैल्यू में निकालनी है, तो टी बराबर m' होगा। लेकिन सर ये m' कितना होगा, सबसे बड़ा सवाल ये m' कितना होगा। तो m' कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से। कैसे,
पूरे कैपिटल एल लेंथ का मास है m, तो एक यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l, और ये हिस्सा में ये स्मॉल एल है तो ये हिस्सा हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। तो कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल लेंथ का मास हो जाएगा, एक यूनिट लेंथ का मास ये, तो इस वाले लेंथ का मास ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करो इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा m डैश रखोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल M बाई कैपिटल L इंटू कैपिटल L माइनस स्मॉल l इंटू जी, ये हो जाएगा। ये रहा। एक तो ये तरीका है। अब यहाँ से तुम्हारा MR स्टार का थोड़ा थोड़ा जर्नी स्टार्ट होगा। अभी तो MR स्टार तुम सीखना शुरू करोगे, अभी तो अब चैप्टर शुरू हुआ है। काइनेमेटिक्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे कम MR स्टार आते हैं, उसमें भी मैंने जोरदार तरीके से सीक्वेंस में आपको पढ़ा दिया। अब तो MR स्टार का सफ़र शुरू होगा। देखो अब मैं बिना सॉल्यूशन के डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना, ना तो FBD समझना है, ना तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा समझना है, ना तो मुझे ये यूनिटरी मेथड से मास निकालना, मैं सीधे आंसर टिक कर दूंगा। कैसे सवाल डेवलप होता है कैसे? तो देखो यहाँ पे MR स्टार कहता है कि तुम्हें कितने लेंथ पे टेंशन चाहिए था। द टेंशन इन द रोप एट द डिस्टेंस स्मॉल l फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। इस रिजिड सपोर्ट से स्मॉल l लेंथ पे, स्मॉल l कितना है? कैपिटल L का आधा है या 3/4 है या 1 मीटर या 2 मीटर, कितना है सर? वो तो नहीं पता, स्मॉल l है। तो मैं कहता हूं कि इफ स्मॉल l बराबर कैपिटल L, इफ स्मॉल l बराबर कैपिटल L, इफ स्मॉल l बराबर कैपिटल L, अगर स्मॉल l कैपिटल L के बराबर है, स्मॉल l कैपिटल L के बराबर है, ये वाला स्मॉल l समझिएगा। इफ स्मॉल l इज इक्वल टू कैपिटल L, मतलब आप कहां पहुंच जाएंगे? आप इस पॉइंट से बॉटम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अब यहां पे टेंशन कितना होगा? 0। सर ये तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, फील नहीं कराया सर, ये मैंने ये तुम्हारे लिख दिया। दिमाग से ज़्यादा तेज हो तो ये है, हमारे दिमाग से पैदल विद्यार्थियों के लिए ये है सीधा आंसर। सुनो, अब तुम ऐसे लटका के छोड़ दिया, यहाँ से स्मॉल l अगर यहाँ तक आ गया तो तभी आ पाएगा जब स्मॉल l कैपिटल L के बराबर होगा। तो यहाँ पे आ गया। इस पॉइंट पे अगर टेंशन निकालो तो इस पॉइंट पे टेंशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे तो कोई मास है ही नहीं। ऐसे तुम्हें खरा ऐसे लटका दिया छत से, तो सबसे ज़्यादा टेंशन फोर्स कहाँ होगा? यहाँ पे ज्वाइंट पे। नीचे नीचे आओगे तो टेंशन थोड़ा कम होगा, नीचे कम होगा। इस घुटने में टेंशन जो होगा वो नीचे वाले पैर को बैलेंस करने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए उतना ही होगा। अब तलवे पे तो टेंशन सबसे कम होगा ना। ऐसे लटक जाना, देख लेना एक बार। वैसे सोचो, यहाँ पे टेंशन 0 होगा, यहाँ पे टेंशन इस वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए जितना चाहिए, यहाँ पे टेंशन इस वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए जितना चाहिए, यहाँ पे टेंशन कितना होगा? फिर ये जो रिजिड सपोर्ट है, ये टेंशन T ऊपर लगा रहा होगा पूरे रॉड पे, जितना पूरे रॉड पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब अगर स्मॉल l यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, इफ स्मॉल l इज 0 तो टेंशन बराबर कैपिटल M जी। हाँ, ये जिसमें वेरीफाई हो जाएगा यही MR स्टार है तेरा। ले तो स्मॉल l को 0 रख, देख T बराबर mg कहाँ आ रहा है। यहाँ पे स्मॉल l को 0 रखेगा, 0 आ गया, गलत हो गया। यहाँ पे जी l पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्मॉल l को 0 रखोगे, l से l कैंसिल होगा, mg के बराबर आ रहा है, ये सही आ रहा है। देखो स्मॉल l को 0 रख दो, ये रखो, l से l कटेगा, mg आएगा। यहाँ पे स्मॉल l को 0 रखो, l से l कटेगा, mg आएगा। पहली बात समझ आएगा। अब स्मॉल l को कैपिटल L रखोगे तो टेंशन 0 आना चाहिए। स्मॉल l को कैपिटल L रखो, l से l कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा टेंशन, ये सही है। यहाँ पे स्मॉल l को कैपिटल L रखो, टेंशन 0 नहीं आ रही है, गलत है, मतलब ये सही हो गया। हो गया, एक छोटा सा ये फील लेना था बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द अरेंजमेंट एंड सोन टेंशन T2 इज, इन द अरेंजमेंट एंड सोन टेंशन T2 इज। यहाँ पे टेंशन कितना होगा ये पूछा, इस पॉइंट पे टेंशन, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा पूछा। बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। सबसे पहले एक बात बताइए, इसका FBD बनाऊं तो नीचे mg, m है 10 तो 100 न्यूटन हो जाएगा। बिल्कुल सही है, नीचे 100 न्यूटन हो जाएगा। AC ऑफ हो गया, ओह शिट, 100 न्यूटन हो जाएगा। हाँ, ऊपर टेंशन हो जाएगा तुम्हारा T। हाँ एकदम सही है, ऊपर टेंशन हो जाएगा T। तो इस 10 kg अगर ये रेस्ट में है, अगर ये 10 kg रेस्ट में है तो जितना 10 kg पे ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही इस 10 kg पे नीचे फोर्स लग रहा है। तो आप लिख सकते हैं T बराबर 100 न्यूटन। सर ठीक है, ये तो बहुत आसान था, T बराबर 100 न्यूटन हो जाएगा। अब समझिए आगे, जितना इस रस्सी में टेंशन T यहाँ पे था उतना ही इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे नीचे होगा, उतना ही इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे नीचे होगा। तो अगर मैं इस पुल्ली का FBD बनाऊँ,
पुल्ली का भी एफबीडी बनता है, हाँ पुल्ली है मासलेस तो इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इस पुल्ली पे यहाँ पे जो कांटेक्ट है उसके वजह से टी नीचे और यहाँ पे टी नीचे, तो ये टी और ये टी मिलके हो जाएगा, पुल्ली को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करोगे तो नीचे हो जाएगा 2t और इस पॉइंट पे ऊपर आप मान सकते हो t डैश, ऊपर हो जाएगा आपका t डैश, तो t डैश इज इक्वल टू 2t। ठीक है बेटा, t की वैल्यू 100 न्यूटन था तो आप रख दो 2 × 100 तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन। समझ आए यहाँ तक? ठीक है, अब आओ यहाँ पे, हमें टेंशन T2 की वैल्यू निकाल, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का एफबीडी बनाओ। सर पॉइंट का कैसे एफबीडी बनता है? पॉइंट का एफबीडी ऐसे बनता है, इस पे 3 स्ट्रिंग है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अगर ये रेस्ट में है तो तीनों स्ट्रिंग का टेंशन बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे टी डैश है तो ऊपर में नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, टी डैश सेम टेंशन होना चाहिए। इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे देखो, इसमें T2 है तो इस पे इस तरफ हो जाएगा T2, इस तरफ हो जाएगा T1, ये हो जाएगा बेटा आपका T2, ये हो जाएगा आपका बेटा T1। अब देखो ये अगर एंगल है 60 और यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो ऐसे एक डॉटेड लाइन खींचोगे, ये 60 तो ये भी 60 होगा, हाँ तो ये हो जाएगा आपका 60, और ऐसे लाइन खींचोगे ये हो जाएगा आपका, ये इधर 30 है तो ऐसे डॉटेड लाइन खींचोगे ये 30 तो ये 30, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, है ना। मुश्किल सवाल है लेकिन सॉल्व करना एक बार सीख लीजिए। अब सर क्या, अब ध्यान से सुनिएगा, इस T1 का कंपोनेंट पीछे कितना होगा, T1 cos 60, और इस T2 का कंपोनेंट आगे कितना होगा, T2 cos 30। तो ये पॉइंट अगर रेस्ट में है तो एक्स एक्सिस में फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 30। एक इक्वेशन ये आ जाएगा जिसमें T1 और T2 के बीच रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद T2 का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर कितना होगा, तो T2 sin 30, और इस T1 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, T1 sin 60। ये नीट में कभी तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तो ऊपर वाला फोर्स बोलो T1 sin 60 प्लस T2 sin 30 इज इक्वल टू नीचे की तरफ T डैश, और T डैश की वैल्यू 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन। अब एक बात बताओ, तुम्हें क्या चाहिए था? सर मुझे T2 चाहिए था, T2 चाहिए था। अब यार आगे T2, ये निकाल लो, ये निकालो, T2 आ गया, लेकिन सर इसमें T1 भी है तो यहाँ से T1 की वैल्यू निकालो, T2 के टर्म्स उसको पुट करो तो T2 बचेगा बस, और T2 को अब कैलकुलेट करो। सर इतना लेंदी करना पड़ेगा कि हाँ, लेकिन ये नीट के लेवल से थोड़ा ऊपर हो गया सवाल, ये लेवल अप वाला सवाल हो गया, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये आ सकता है एग्जाम में, ये बढ़िया सवाल है। ब्लॉक ऑफ वेट W, ये ब्लॉक ऑफ वेट W इज सस्पेंडेड बाय द 3 स्ट्रिंग एज शोन इन अ फिगर, सस्पेंडेड बाय 3 स्ट्रिंग, दिस वन एंड दिस वन, है ना, अरेंजमेंट में किया हुआ है। Which of the following relation is true for the tension in a string? T1, T2, T3 are the tension in a string A, B and C. A में है आपका T1, B में T2 and C में है T3। तो यहाँ पे इसका एफबीडी बनाओगे तो नीचे हो जाएगा आपका वेट W और इसमें टेंशन है T3, तो आप ये लिख सकते हो T3 बराबर W। अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे तो जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, तो T3 बराबर W, तो T3 बराबर W बैलेंस हो जाएगा। अब इस पॉइंट जंक्शन का अगर एफबीडी बनाओ, जंक्शन का अगर एफबीडी बनाओ तो ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रिंग है ए वाला स्ट्रिंग वो हॉरिजॉन्टल है, एकदम सीधा है, तो कांटेक्ट पॉइंट से इसके अबे की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ए में T1, और ये थोड़ा टेढ़ा है इधर, इसमें लगेगा T2। ये वर्टिकल से एंगल होगा 45, हाँ या ना? हाँ सर, क्योंकि टोटल 135 है, तो वर्टिकल से ये हो जाएगा 45, बढ़िया। और ये T3 ऊपर, ज्वाइंट पे T3 नीचे, कांटेक्ट पे हमेशा आवे की तरफ, इस रस्सी में ये कांटेक्ट और ये कांटेक्ट, कांटेक्ट से आवे ऊपर, इस कांटेक्ट से आवे नीचे, ये हो जाएगा आपका T3। चलिए साहब, अब क्या किया जाए बताइए। सर अब एक काम कर सकते हैं अपन कि इस T3 का कंपोनेंट पीछे लेते हैं, तो इस T3 का कंपोनेंट होगा T2 sin 45, मतलब इसको लिख सकते हैं T2/√2, और इसका कंपोनेंट ऊपर लेंगे तो ये T2 cos 45, ये भी हो जाएगा T2/√2। तो सर T2/√2 इज T3 एंड T2/√2 इज T1, मतलब ये T2/√2 T1 के बराबर है, ये T2/√2 T3 के बराबर है, मतलब T1 बराबर T3 होगा। B इज योर करेक्ट आंसर, है ना। नीट में ये जोरदार सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा स्प्रिंग पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। फिगर shows the two cases. In first case is a spring constant is K is pulled by two equal and opposite force F.
इस स्प्रिंग को दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में खींचा। देखो ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के, इक्वल एंड अपोजिट। एंड सेकेंड केस पुल्ड बाय ए फोर्स एफ एट वन एंड, लेकिन दूसरे एंड पे उसको हिंज कर दिए, दूसरे एंड पे क्या किया, हिंज किया। तो दोनों में इलोंगेशन आपको बताना है। बताइए, ऊपर वाले में दो फोर्स लगा है, एक एफ आगे और एक एफ पीछे, और नीचे वाले में एक ही फोर्स लगा है एफ, लेकिन दूसरा एंड को मैंने दीवार से अटैच कर दिया। तो किसमें इलोंगेशन ज्यादा होगा? इन बोथ केसेस इलोंगेशन इज x इज इक्वल टू एफ बाई के। इन बोथ केसेस इतना, इन फर्स्ट केस इतना, फर्स्ट केस में दो फोर्स लग रहा है। आपको बताइए कौन सा आंसर टिक करेंगे? करेक्ट आंसर इज एलोंगेशन x इज इक्वल टू एफ बाई के इन बोथ केस। सर ये बात नहीं समझ में, अब दोनों केस में इतना सेम कैसे हो जाएगा? सुनो, अगर मैं पहले केस की बात करूं तो नेट फोर्स बताओ कितना होगा इस पे? नेट फोर्स 0। ये स्प्रिंग कहीं ट्रांसलेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो इस स्प्रिंग को मैंने आगे खींचा F से और पीछे भी खींचा F से आगे खींचा F से, पीछे भी खींचा F से। तो अगर दोनों तरफ से मैंने F फोर्स लगाया है इस पे, तो किसी भी पॉइंट पे जाके मैं इस पे टेंशन देखूंगा तो टेंशन इसी अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। यहाँ पे टेंशन 2F नहीं होगा, यहाँ पे टेंशन F होगा। यहाँ पे टेंशन क्या होगा? F होगा। यहाँ पे टेंशन कितना होगा? F होगा। तो सर नेट फोर्स 0 कैसे बोल रहे हो? नेट फोर्स पूरे स्प्रिंग का अगर एफिनिटी बनाओ, एक फोर्स आगे लग रहा है F इस एंड पे और एक फोर्स पीछे लग रहा है F पीछे वाले एंड पे, तो ये बैलेंस फोर्स हो गया। क्या हो गया? बैलेंस फोर्स हो गया। बैलेंस फोर्स हो गया। नेट फोर्स 0 हो गया। एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। अगर इधर भी F लगा दो पीछे भी F लगा दो, क्या ये एक्सीलरेट करेगा? नहीं सर, एक्सीलरेट नहीं करेगा। तो बैलेंस फोर्स हो गया। तो फिर सर बैलेंस फोर्स हो गया तो नेट फोर्स 0 बोलो ना। अब यहाँ पे F क्यों बोल रहे हो? चलो बताता हूँ। मान ले तू यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है ना। मुझे बहुत गुस्सा आया इस सवाल पे। मैंने दोनों तरफ से थप्पड़ लगाया 20-20 न्यूटन का, ऐसे तेरा शकल बीच में, ऐसे जोरदार तरीके से थप्पड़ लगाया दोनों तरह से। इधर से भी मारा 20 न्यूटन और उसी इंसाइड पे इधर से भी मारा 20 न्यूटन। तो दोनों हाथ से मार लेते हो? हाँ, उतने ही से। हाँ, जोरदार। खड़ा होकर आ जा, कभी बताता हूँ। यहाँ खड़ा हो जा, दोनों तरफ से 20-20 न्यूटन का थप्पड़ लगा। तो नेट फोर्स कितना हुआ? सर 0। अब तुम्हारे गाल पे कोई चोट नहीं लगेगा क्योंकि इधर से भी 20 और इधर से भी 20, नेट फोर्स 0। नहीं सर भले नेट फोर्स 0 हो गया तो ये सर बैलेंस फोर्स हो गया। हम एक्सीलरेट नहीं करेंगे लेकिन हमारा शकल जरूर खराब हो जाएगा। तो बैलेंस फोर्स की वजह से यहाँ पे टेंशन आएगा। इधर से भी ऐसे इधर देख, इधर से भी F, इधर से भी, पर शकल खराब हुआ कि नहीं हुआ? इधर से भी F, इधर से भी। नेट फोर्स बोल 0 बोल ना, नेट फोर्स बोल। इधर से F लगा, इधर से उठा, नेट फोर्स 0। तो भाई साहब ये स्प्रिंग है, ये इलोंगेट होगा। हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू TT होगी। सर यहाँ पे डायरेक्शन बताओ? नहीं बता सकता। टेंशन T होगा, डायरेक्शन नहीं बता सकता। डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पे टेंशन T और T की वैल्यू F के बराबर होगा। दोनों तरफ से स्ट्रेच किया। अब हम बात करते हैं इस केस का। इसमें स्प्रिंग को अटैच कर दिया और आगे से लगाया मैंने फोर्स। क्या ये स्प्रिंग इलोंगेट करेगा? हाँ, खींचेगा। बैलेंस फोर्स शेप में चेंज ला सकता है। बैलेंस फोर्स शेप एंड साइज में चेंज ला सकता है। मुझे बीच में खड़ा कर दे और दोनों तरफ से 2 रामलाल 100-100 न्यूटन से खींच, निकल जाऊंगा मैं, बर्बाद हो जाऊंगा, खींच जाऊंगा। दोनों तरफ से 2 रामलाल मिलकर मुझे 100-100 न्यूटन फोर्स लगा दे, चिपटा बन जाऊंगा मैं। तो बैलेंस फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। लेकिन यहां पे भी ये क्या होगा कि एक्सेलरेट नहीं करेगा, नेट फोर्स 0 है। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स टेंशन बता F, यहाँ पे टेंशन F, यहाँ पे टेंशन F, यहाँ पे टेंशन F। सर F कैसे? ये F लगा रहा है क्या? हाँ। कैसे आपको पता? ये दीवार भी F लगा रहा है क्योंकि नेट फोर्स 0 है। तो ये बॉल भी इस पे इधर की तरफ F लगा है पकड़ के, क्योंकि जब मैं इसको खींच रहा हूं तो एक्सेलरेट तो कर ही नहीं रहा, ये इलोंगेट हो रहा है, ये एक्सेलरेट होकर भाग नहीं रहा, मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है। तो मैंने F लगाया तो दीवार ने भी F पीछे लगाया। तो यहाँ पे भी हर पॉइंट पे टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा? F। यहाँ पे भी हर पॉइंट पे टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा? F। तो इलोंगेशन होगा आपका F/K। दिस इज योर करेक्ट आंसर। घबराना नहीं है बेटा, घबराना नहीं है। आगे देखो, मजा आ जाएगा। 1 मिनट, ये सवाल अपन बाद में करेंगे। इससे पहले थोड़े से स्प्रिंग वाले सवाल और भी थे यार। स्प्रिंग वाले सवाल 1-2 और कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो ये देखो, ब्लॉक ऑफ मास 4 kg is suspended through the light spring balance
A and B, then A and B will read respectively. दो देखो स्प्रिंग बैलेंस है A and B, दोनों से मैंने 4 kg ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया और A और B दोनों लाइट स्प्रिंग है, मतलब आइडियल स्प्रिंग है। देखो ना लिखा है लाइट स्प्रिंग। अब दोनों स्प्रिंग का रीडिंग बताना है, सुनो ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, इसके खुद का तो मास है नहीं, दोनों मासलेस है। हाँ दोनों मासलेस है, खुद का कोई मास नहीं है। अब यहां पे इस 4 kg के कांटेक्ट पे ऊपर टेंशन लगा रहा होगा ये स्प्रिंग बैलेंस T और नीचे इस पे लग रहा होगा mg। तो इस T का वैल्यू बोलो, T का वैल्यू हो जाएगा mg और mg हो जाएगा तुम्हारे 40 न्यूटन। ठीक है, मतलब अगर रीडिंग मास के टर्म से शो करेगा तो 4 kg बताएगा। हाँ इसका रीडिंग 4 kg होगा और जितना टेंशन यहाँ पे आया उतना ही टेंशन यहाँ पे होगा। सर क्यों? एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का FBD बना लूँ, ये मासलेस है, इसमें टेंशन है 4 kg, इसका मास है 4 kg, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तो टेंशन उतना ही होगा। मैं तुम्हें चलो एक MR स्टार बताता हूँ, बताओ सर MR स्टार बताओ। अब इस तरह के सवाल को ना सोचने का एक बढ़िया तरीका बताता हूँ, एकदम जोरदार। स्प्रिंग हटा दो, जितने स्प्रिंग लगना है सब हटा दो, सारे स्प्रिंग हटा दो और स्ट्रिंग लगा दो। स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वही स्प्रिंग का रीडिंग होगा, वही स्प्रिंग का रीडिंग होगा। अब बताओ, इन सबको हटा दो, तो ऐसे होगा ये 4 kg। तो यहाँ पे टेंशन बोल 40 न्यूटन, यहाँ पे बोल टेंशन 40 न्यूटन, यहाँ पे 40, 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 तो टेंशन 40 न्यूटन। तो मास उसके करस्पॉन्डिंग कितना होगा? 4 kg। दोनों शो करेगा 4 kg एंड 4 kg, दोनों शो करेगा। तुम एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दो, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दो। अब मुझे बताओ कि जितना यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा T, वो इसके ब्लॉक को ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए आएगा, और यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा वो भी तो इसी के ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करना है। अच्छा एक दूसरा सवाल बनाता हूँ, चलो। एक स्प्रिंग ये लगा दिया मैंने, एक स्प्रिंग ये लगा दिया मैंने, अब यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया 4 kg का। अब इन दोनों का रीडिंग बताओ कितना होगा? दोनों स्प्रिंग रीडिंग कितना बताएगा, मास कितना बताएगा, मतलब टेंशन निकाल लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मास पता कर लो। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है कि इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट है कि। अब दोनों को हटा के एक रस्सी बना लो, एक रस्सी नहीं, इस स्प्रिंग का एक रस्सी, एक स्प्रिंग, इस स्प्रिंग का एक रस्सी। यहाँ भी ऐसे ही बनाया था, इसका एक रस्सी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये रस्सी सीधा आ गया था, तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग, हटा के एक रस्सी बना लो, इसका एक रस्सी, इसका एक रस्सी, मास 4 kg। यहाँ पे T टेंशन, यहाँ पे भी T टेंशन, आइडेंटिकल है दोनों, तो ऊपर 2T बराबर नीचे 40, मास mg, तो T बराबर क्या आ जाएगा 20। तो दोनों रीड कितना करेगा, दोनों स्प्रिंग का रीडिंग कितना होगा 2 kg। अरे स्प्रिंग का रीडिंग वो अपने टेंशन से G डिवाइड करके मास को बताएगा। टेंशन का 20 न्यूटन, तो मास का रीडिंग कितना बताएगा 2 kg। तो स्प्रिंग का रीडिंग कितना हो जाएगा 2 kg इन बोथ। समझ रहे हो? वो सीरीज में हो गया, ये पैरेलल में दोनों मिल के उसको बैलेंस कर रहा है, सीरीज में तो ऐसे सीधा सीधा लगा है। अब चलो ये मास एंगल बना रहा है 30 डिग्री, बॉडी ऑफ मास 5 kg, 5 kg का एक मास है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग कांस्टेंट है कि 5 kg सस्पेंडेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन अ फिगर। द स्प्रिंग बैलेंस मेजर, स्प्रिंग यहाँ पे कितना रीडिंग शो करे, स्प्रिंग बैलेंस मेजर। अब देखो स्प्रिंग बैलेंस मेजर, इसमें मास नहीं बता रहा, टेंशन बता रहा है, तो इसमें आपको टेंशन ही बताना है। इसमें क्या बताना है आपको? टेंशन ही बताना है। तो इस सवाल को एक बार सॉल्व करिए बेटा। हेलो हेलो हेलो, सॉरी बेटा, प्यास लग गया था बहुत। बताओ यहाँ पे रीडिंग बताओ। चलो क्या करोगे सर, एक काम करो,
आप ना इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग सोचो बस। हाँ, हमें इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर सोचना ही नहीं। अगर ये mg है तो mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर। mg का जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा mg sin 30, और ये जो स्प्रिंग है उसको हटा दो, टेंशन टी निकाल लो, जो टेंशन होगा वही स्प्रिंग की रीडिंग हुई, दैट्स ऑल। तो टी बराबर mg sin 30, तो टी बराबर m 5, g की वैल्यू 10 एंड sin 30 हाफ। तो 2 से 10 कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा, तो टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा 25 न्यूटन। टेंशन 25 न्यूटन। होप सो आप बहुत सारे बच्चे निकाल चुके होंगे, तो कमेंट कर देना सर मैंने निकाल लिया था। ये जोरदार सवाल है। अ वेट mg सस्पेंडेड फ्रॉम द मिडिल ऑफ अ रोप, मिडिल ऑफ अ रोप, ये रोप है, whose ends are at the same level, ends are at the same level, दोनों का अपोजिट एंड सेम, the same level. The rope is no longer horizontal. The minimum tension required to completely straighten the rope, मतलब सीधा करने में, जैसे ये रहा मेरा रोप है बेटा, ये रोप है, मान लो ये रोप है, रोप हॉरिजॉन्टल लगा है। अब बीच में कोई भी मास हैंग करोगे, अब मेरे पास मास हैंग करने के लिए इमेजिन कर लो, या नहीं है ना, मास हैंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। चलो ये रहा, ये रहा, ये देखो, ये सवाल है। वेट mg सस्पेंडेड फ्रॉम द मिडिल ऑफ अ रोप, वेट mg सस्पेंडेड इन द मिडिल ऑफ द रोप हुज एंड्स आर द सेम लेवल, सेम लेवल मतलब हॉरिजॉन्टल। अब जब मैं इसको हैंग करूंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा बताओ, नीचे की तरफ है ना, तो ये अब सेम लेवल पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से नीचे हो जाएगा। द मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्ट्रेटन द रोप, अब मिनिमम टेंशन कितना लगना चाहिए ताकि मैं इसको रोप को एकदम सीधा कर दूं, रोप को क्या कर दूं, एकदम सीधा कर दूं, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। सर क्या बात करो, इनफाइनाइट कैसे? सुनो, मैंने यहाँ पे दोनों एंड पे पकड़ के फोर्स किधर लगाया सर, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, तो ये दोनों हो गया, दोनों ही स्ट्रिंग में टेंशन एक्स एक्सिस में हो गया। और इस पेन पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा था, नीचे mg, तो वाई एक्सिस के फोर्स को एक्स एक्सिस वाला फोर्स कभी बैलेंस नहीं कर सकता है। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे इस वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स किधर होगा सर, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस m मास पे, नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स कैसे बैलेंस कर लेगा? सर आपने तो कर लिया, तो साहब मैं ना हाथी हूं, हाथी, इनफाइनाइट फोर्स लगा दिया मैंने, इसलिए हो गया है। पेन की औकात क्या है मेरे सामने, इसलिए तुमको दिख रहा है कि मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। लेकिन ये मैथमेटिकली मैं करके दिखाता हूं, फिजिकली और मैथमेटिकली दोनों पॉसिबल नहीं, मैं करके दिखाता हूं। देख, मान ले ये थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया मैंने, इधर m मास का ब्लॉक है, पूरी फील दिला दूंगा, चिंता मत कर। चलो इस पे बताओ, यहाँ पे जितना टी होगा ऊपर उतना ही नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, तो इस पॉइंट पे नीचे की तरफ टेंशन लग रहा हो जो mg के बराबर होगा। चलो उससे ठीक है। इधर मान लो टेंशन टी डैश लग रहा, और आइडेंटिकल स्ट्रिंग है बीच में लगा, तो इधर टेंशन टी डैश होगा। ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा। तो इस टी डैश का कंपोनेंट ऊपर बोलो कितना होगा, टी डैश साइन थीटा, और इसका कंपोनेंट ऊपर कितना होगा, टी डैश साइन थीटा, तो होगा 2 टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू नीचे की तरफ टेंशन टी जो कि mg के बराबर है, ठीक है। अब सोचो टी डैश इज इक्वल टू mg बटा 2 साइन थीटा, ठीक है सर, आ तो गया टेंशन। अब कुछ बोल क्या रहा है कि टेंशन फोर्सेस टी डैश की वैल्यू बताओ, सो दैट टेंशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्ट्रेटन द रोप, ये पूरा सीधा हो जाए, मतलब थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री, ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। फॉर स्ट्रेट इन हॉरिजॉन्टल थीटा मस्ट बी 0, तभी तो ये पूरा सीधा होगा। थीटा 0 रख दो, थीटा 0 रखोगे तो mg अपॉन 2 साइन 0 क्या हो जाएगा 0, और 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। और इसको मैं फिजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कह रहा है कि रस्सी लो, बीच में m मास का एक ब्लॉक अटैच कर दो जो कि नीचे की तरफ खींचेगा, वर्टिकल फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको तुम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के उसको बैलेंस कर लो, इनफाइनाइट फोर्स लगेगा। ये आ गया इनफाइनाइट, देख आया कि नहीं आया। मतलब इसके कंपेयर में, इस mg के कंपेयर में mg बटा 0, mg के कंपेयर में इनफाइनाइटली लार्ज फोर्स लगाना पड़ेगा। इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है, इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है बेटा। ये एक MR स्टार प्रॉब्लम है, ये आपको खुद करना है ना, होमवर्क देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में मैं करा दूंगा। ये पूरा ब्लॉक लिया मैंने और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। और यहाँ पे एंगल बन रहा है बेटा
37 डिग्री। देखो यहाँ पे वो है जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो टिल्टेड है 37 डिग्री पे। देन फाइंड, ये M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है, यहाँ से 15 न्यूटन का फोर्स लगा है। फाइंड नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल या कॉन्टैक्ट फोर्स लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। M1 एंड M2 में कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है। और यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, मैं हिंट भी दे देता हूँ कि M2 पे नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 होना चाहिए क्योंकि वो रेस्ट में है। तो M2 पे नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 कर दो। अब एक M2 पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे लग रहा है फोर्स 15 न्यूटन, हाँ बिल्कुल लग रहा है सर पीछे 15 न्यूटन। और ये जो इनका कॉन्टैक्ट है वो वर्टिकल नहीं है, वो 37 पे टिल्टेड है, तो इनके बीच जो नॉर्मल लगेगा वो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। बस इतना ध्यान रखना, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेके बैलेंस कर देना, ठीक है ना। चलो ये देखते हैं। As shown in a figure, two equal masses each of 2 kg are suspended from the spring balance. Then the reading of the spring balance will be. स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी ये पूछा है, ठीक है ना। तो बच्चे कहते हैं सर इधर 2 kg लटका दिया, सर इधर से भी 2 kg लटका दिया, अब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हो जाएगी 4 kg। लेकिन आप लगाओगे यहाँ पे एक छोटा सा MR स्टार जरूर लगाना बेटा, मजा आ जाएगा। कैसे लगाना है सर, आप स्प्रिंग को हटा के एक रस्सी बना लो। सर अगर हम ये रस्सी बना लेते हैं, ये तो पहले टेबल बनाया, यहाँ पे चलो ये पुल्ली भी बनाया, अब चलो हम रस्सी बना लेते हैं। अब ये रस्सी बना, टिन 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 टिन, ये रस्सी बनाया। अब यहाँ पे ये ब्लॉक है आपका 2 kg का, हाँ सर ये ब्लॉक है 2 kg का, यहाँ पे भी बेटा ब्लॉक है 2 kg का, हाँ ये भी ब्लॉक है 2 kg का। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ था, यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग लगा हुआ था, इसी में हमें स्प्रिंग की रीडिंग निकालनी है। मतलब स्प्रिंग को हटा के मैंने स्ट्रिंग बता लिया, यहाँ पे स्ट्रिंग में हम टेंशन निकाल देंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग पे हम टेंशन लगा देंगे, उस टेंशन की वैल्यू हुई हमारी रीडिंग हो। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे टेंशन बोलो कितना होगा, यहाँ पे टेंशन बोलो कितना होगा। सर एक ही स्ट्रिंग है, दोनों जगह टेंशन सेम होगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे FBD बनाएंगे तो नीचे हो जाएगा आपका mg और ऊपर हो जाएगा टेंशन T बराबर mg तभी तो रेस्ट में है। सर यहाँ भी ऊपर T बराबर mg, हाँ तो यहाँ पे टेंशन बोलो सर T बराबर mg मतलब 20 न्यूटन, यहाँ पे T बराबर mg मतलब 20 न्यूटन, यहाँ 20 न्यूटन, यहाँ 20 न्यूटन, यहाँ 20 न्यूटन, यहाँ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन मतलब 2 kg के कॉरस्पॉन्डिंग, 2 kg के कॉरस्पॉन्डिंग ही तो 20 न्यूटन आएगा। तो टेंशन 20 न्यूटन, तो मास कितना बताएगा g से डिवाइड करके, आंसर आ गया 2 kg। अरे भाई ऐसे नहीं होता, इधर से 2 kg इधर से 2 kg का मतलब यहाँ पे 4 kg नहीं होगा, यहाँ पे 2 kg। तो यहाँ पे इसको रेस्ट में रखने के लिए कितना टेंशन चाहिए होगा 20 न्यूटन, यहाँ पे कितना टेंशन चाहिए होगा 20 न्यूटन। तो पूरे स्ट्रिंग पे हर जगह टेंशन कितना होगा 20 न्यूटन। एक जोरदार सवाल मैंने लिखा है, फाइंड f, ये f, so that object of mass m will be at rest, so that object of mass m will be at rest, so that object of mass m will be at rest। देखो ध्यान से, सिस्टम समझो, ये मास का ऑब्जेक्ट है, एक स्ट्रिंग लिया और ये पुल्ली के सेंटर पे लगा दिया। इस पुल्ली को इस स्ट्रिंग से यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, ऐसे गया है और इस थीटा एंगल पे ऊपर गया है। सर यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग से थीटा ऊपर लियो, हाँ, और ये खुद हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन थीटा ऊपर है, ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन थीटा ऊपर है, और इस इंक्लिनेशन से, इस इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल और ऊपर है, ये f, समझिए। तो f की वैल्यू बताओ। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले इसका FBD बनाओगे। तो नीचे mg, बिल्कुल सही है, नीचे mg, इस mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, इस mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, mg साइन थीटा। सर ये तो बहुत आसान है, mg साइन थीटा इधर आएगा, हाँ आएगा। तो यहां पे टेंशन कितना लगेगा, जितना इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग ऊपर उतना ही इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग नीचे। फोर्स अलोंग इंक्लाइंड, अलोंग इंक्लाइंड इज इक्वल टू 0, फोर्स अलोंग इंक्लाइंड इज इक्वल टू 0, इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग फोर्स 0। तो बेटा T बराबर mg साइन थीटा, T बराबर mg साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इसमें भी टेंशन T नीचे होगा क्या, हाँ, तो एक स्ट्रिंग पे हर कॉन्टैक्ट पे टेंशन सेम होता है। तो जितना T नीचे, जो सॉरी इस पे जितना T ऊपर उतना ही यहाँ पे T नीचे, mg साइन थीटा। ये तो ठीक है। अब FBD बनाओ पुल्ली का, पुल्ली है मासलेस,
हाँ, अब बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आएगा, सर mg का कंपोनेंट इधर भी तो है, वो क्यों नहीं लिया आपने, नॉर्मल क्यों नहीं लिया? देखो बेटा, मैं एलॉन्ग इंक्लाइन की बात कर रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर इंक्लाइन जो एक्जैक्टली 90 डिग्री पे, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ होगा भी तो हमें लेना देना नहीं है। अब इस पुल्ली पे ध्यान से देखो, इस पुल्ली पे इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, इसको मैंने स्ट्रिंग से F फोर्स लगाया, इसमें देखो, इसमें F फोर्स है, तो यहाँ पे भी हर जगह F फोर्स होगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट से अबे की तरफ इधर फोर्स आएगा एक F, तो इधर फोर्स आ गया F, और इस लाइन से, इसी लाइन से थीटा एंगल ऊपर यहाँ पे है एक F, और नीचे की तरफ है आपका T जो कि mg sin थीटा के बराबर है। अब इसको समझो, जब मैं ये फोटो बनाता हूँ तो बच्चा कहता है कि सर इस पॉइंट पे इधर आपने F कैसे लिया, तो मैं सब मिटा देता हूँ, सब मिटा देता हूँ और कहता हूँ चल देख, ये स्ट्रिंग यहाँ जो बंदा है वो सीधा आया है इंक्लाइन प्लेन को घूम के इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल ऊपर की तरफ ऐसे खींचे, यहाँ पे मैं F फोर्स लगाया हूँ, तो यहाँ पे टेंशन F आ गया, तो यहाँ पे इस तरफ टेंशन F और यहाँ पे इस तरफ टेंशन F, इस F का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा F cos थीटा, सॉरी मतलब इस तरफ देखो, इस पुल्ली के इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे ये रहा F और पुल्ली के इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे इधर रहा F, तो दो फोर्स लगा, एक सीधा इंक्लाइन प्लेन को लॉन्ग और इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल ऊपर। अब हमें नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइंड जीरो करना है, अलोंग इंक्लाइंड नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइंड मस्ट बी जीरो। तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इस फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, और एक F पहले से था, तो F प्लस F cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। जैसे F कॉमन निकाल लो, तो मैंने कहा 1 प्लस cos थीटा, जिसको नीचे ले जा सकते हो, तो F बराबर आ जाएगा mg sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। F बराबर mg sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, अच्छे समझ आया। नेक्स्ट एक जबरदस्त सवाल है, मैन ऑफ मास एम स्टैंड ऑन अ फ्रेम ऑफ मास कैपिटल एम। एक स्मॉल एम मास का आदमी एक लिफ्ट के अंदर बैठा है, जो लिफ्ट है कैपिटल एम मास का। He pulls a light rope which passes over the pulley. The other end of the rope is attached to the frame. Other end the rope is attached to the frame. देखो ये frame यहाँ पे attached है। For the system to be in uniform motion, what force must be man exerted on the rope? Uniform motion या rest? Uniform motion मैं काट देता हूँ, rest बना देता हूँ। To be at rest. सर रेस्ट बोलना यूनिफॉर्म मोशन बोलना तो अलग अलग बात है, हाँ, लेकिन दोनों तो है इक्विलिब्रियम भी, नेट फोर्स तो जीरो ही करना है। सिस्टम टू बी एट रेस्ट, व्हाट मस्ट बी द मैन एक्सर्टेड ऑन द रोप, व्हाट फोर्स मस्ट मैन एक्सर्टेड ऑन द रोप। बहुत ही जोरदार सवाल, बहुत जोरदार। सबसे पहले इस मैन का एफबीटी बनाओ और मुझे ये बताओ कि मैन पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? 3। मैन को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, मैन पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे, मैन स्मॉल एम मास का है, तो लिफ्ट के अंदर बैठा हो, बस में बैठा हो, हाथी पे बैठा हो, ट्रेन के छत पे बैठा हो, घोड़ा पे बैठा हो, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा। ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, ये फ्रेम या लिफ्ट बोल दूँ, लिफ्ट का बेस और मैन के बीच में कॉन्टैक्ट है, तो इस कॉन्टैक्ट पे 2 पैरेलल लाइन खींचो, छोटा सा प्यारा सा छोटा सा 2 पैरेलल लाइन खींचो। ये कॉन्टैक्ट है ना, यहाँ पे देखो, इस कॉन्टैक्ट पे 2 पैरेलल लाइन खींचो, मैन पे ऊपर नॉर्मल और लिफ्ट पे नीचे नॉर्मल। जब भी 2 चीज़ें कॉन्टैक्ट में होता है तो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो मैन पे लगेगा ऊपर नॉर्मल। चलो ठीक है, मैन पे लगेगा ऊपर नॉर्मल। मैन ऊपर है ना, लिफ्ट और मैन पे बीच में जो कॉन्टैक्ट है, मैन ऊपर है, तो मैन पे ऊपर नॉर्मल। और मैन रस्सी को यहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो जहाँ पे रस्सी कनेक्टेड होता है मैन के हाथ में, मैन उसको जितने फोर्स से नीचे खींचेगा, रस्सी कांटेक्ट पॉइंट पे ऊपर की तरफ, रस्सी में हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, ठीक, तो ऊपर टेंशन लगेगा, ठीक। जैसे अभी स्ट्रिंग है, चलो मैं वो आदमी हूँ लिफ्ट के अंदर फंसा पड़ा और मैं इसको पकड़ के देखो नीचे खींच रहा हूँ, तो मेरे हाथ पे ये रस्सी किधर फोर्स लगेगा बता ना, ऊपर की तरफ। हमेशा कांटेक्ट पॉइंट पे बैठिए, ऊपर छाता खोलो, तो ये कांटेक्ट पॉइंट है और ऊपर छाता खोलो तो ऊपर लगेगा, ठीक। अगर ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम है, तो आप फोर्स बैलेंस करेंगे, n प्लस टी बराबर स्मॉल mg, नीचे स्मॉल mg।
ये आएगा। अब बनाइए एफबीडी ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करिए, नीचे हो जाएगा कैपिटल एम। मास ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल एम मास का लिफ्ट है तो नीचे ग्रेविटेशनल। यहाँ पे लिफ्ट कनेक्टेड है तो कांटेक्ट पॉइंट पे बैठ के ऊपर छाता खोल लो, और इस स्ट्रिंग पे हर जगह टेंशन वही होगा। इधर टी है तो यहाँ से टी 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 घूम के यहाँ भी टी ही होगा, तो टी ऊपर, लिफ्ट पे टू ऊपर। जेई का सवाल है बेटा, अच्छे से करिए, टी ऊपर। और कोई फोर्स, हाँ, लिफ्ट और मैन के बीच में जहाँ पे कांटेक्ट था, उस कांटेक्ट पे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, तो लिफ्ट पे नीचे नॉर्मल लग रहा है, लिफ्ट पे नीचे नॉर्मल लग रहा है, तो लिखोगे टी बराबर एम जी प्लस एन। ये दूसरा इक्वेशन आएगा, ये पहला इक्वेशन। मुझे क्या निकालना है कि मैन ने रस्सी पे कितना फोर्स लगाया, तो मैन ने रस्सी पे कितना फोर्स लगाया, तो मैन रस्सी को पकड़ के जितने फोर्स से पीछे खींचेगा स्ट्रिंग, उतनी फोर्स से ऊपर उसको खींचेगा। तो हमें बेसिकली टी की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो, तो एन बराबर हो जाएगा स्मॉल एम जी माइनस टी। ये देखो कैपिटल टी बराबर एम जी प्लस एन की वैल्यू लिखो स्मॉल एम जी माइनस टी, स्मॉल ओहो सॉरी कैपिटल एम जी है ये। इस इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूँ, टी बराबर कैपिटल एम जी, एन की वैल्यू को रख सकता हूँ स्मॉल एम जी माइनस टी, स्मॉल एम जी माइनस टी को यहाँ ले जाओ तो 2t हो जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी बाई 2। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये रहा कैपिटल एम, देखो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, जी कॉमन निकाल लो, जी बाई 2, ये रख लो फिर याद रखो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड एम सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया सवाल है। फाइंड एम सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम हवा में इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे m1 की वैल्यू, m की वैल्यू क्या हो गई, इस m की वैल्यू हमें निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, इस m की वैल्यू हमें निकालनी है। अब क्या करें बताइए, तो एक काम करते हैं, इस 10 kg का एफबीडी बनाते हैं। 10 kg पे ऊपर टेंशन टी, हाँ सर 10 kg पे ऊपर टेंशन टी, 10 kg पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, 10 kg पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। तो जब आप 10 kg पे एफबीडी बनाएंगे तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे हो जाएगा, m की वैल्यू 10, g 10, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। और यहाँ पे टेंशन t एज्यूम कर लीजिए, तो ऊपर टेंशन t और नीचे 100, तो t बराबर 100 न्यूटन, फोर्स बैलेंस हो गया। इक्वेशन नंबर 1, कोई खास बात नहीं। अब इस पुल्ली पे जाइए आप, सर ठीक है पुल्ली पे आ गए, इस पुल्ली का एफबीडी बनाइए। देखो ये स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था टेंशन कैसे लगाते हैं। ये स्ट्रिंग यहाँ पे ज्वाइंट है, तो इस ज्वाइंट पे बैठ के छाता खोलोगे तो ऊपर खुलेगी, इस ज्वाइंट पे बैठ के छाता खोलोगे तो ऊपर खुलेगी। ठीक है सर, यहाँ पे टेंशन क्या माने, यहाँ पे टेंशन कुछ हम टी डैश मान लेते हैं, क्योंकि ये वाली जो स्ट्रिंग है ये ऐसे आके ऐसे घूम के गई है, ऐसे ऐसे यहाँ पे गई है, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या हो जाएगी, टी डैश। ये स्ट्रिंग जो है यहाँ से शुरू हुआ है, ये जहाँ भी जाएगा मासलेस स्ट्रिंग आइडियल है, तो यहाँ पे टी डैश, यहाँ पे भी 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 टी डैश, यहाँ पे टी डैश। बस ज्वाइंट पे बैठ के अपोजिट एक्स में छाता खोलना है। ठीक है सर, तो यहाँ भी टी डैश ना, ये स्ट्रिंग तो अलग है ना जो बीच से यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इस पुल्ली पे एफबीडी ऑफ पुल्ली, हालांकि ये मासलेस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आएगा। ऊपर दो टेंशन लग रहा है 2t डैश और नीचे लग रहा है बेटा t, नीचे t तो है बस, और t की वैल्यू 100 न्यूटन। तो आप कह सकते हो यहाँ से कि t बराबर हो जाएगा यहाँ से 100 न्यूटन, तो 2t डैश बराबर 100 न्यूटन, तो t डैश बराबर 50 न्यूटन, t डैश बराबर 50 न्यूटन। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो ये t ऊपर लग रहा, सॉरी t डैश, ये t डैश ऊपर, इस पे नीचे लग जाएगा mg, तो यहाँ से कह सकते हो आप कि t डैश बराबर mg, t डैश बराबर mg। t डैश आया था 50 बराबर mg की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल होगा, m बराबर 5 न्यूटन, तो सॉरी m बराबर 5 kg, तो मास कितना चाहिए 5 kg। चलो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। सर पूरा ही मिटा दिया आपने, हाँ कोई दिक्कत नहीं, दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ। देखो जो ये m1 मास है जो स्ट्रिंग से अटैच, यहाँ पे मेरी मर्जी में टेंशन मान लेता हूँ तुम्हारा कुछ t, और ये स्ट्रिंग यही घूम के यहाँ से ऐसे ऐसे गया है, तो यहाँ टेंशन t मानूंगा, तो यहाँ भी टेंशन t होगा, यहाँ भी टेंशन t होगा। सर ठीक है, अब इस पुल्ली का एफबीडी बनाओ, पुल्ली का एफबीडी, तो साफ साफ दिख रहा है सर ऊपर टी तो ऊपर हो जाएगा 2t, और ये रेस्ट में है, तो नीचे वाले स्ट्रिंग पे जो टेंशन होगा ये येलो कलर वाले पे, वो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर टी है, ऊपर 2t है, तो नीचे भी 2t होना चाहिए। तो सर ये टी तो नीचे हो जाएगा 2t, तो ये हो गया सर 2t।
और नीचे हो गया आपका 10 mg, m है आपका 10g हो गया सर। तो आप यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हो 2t बराबर 10g, 2t बराबर 10g, तो t बराबर आ जाएगा 5g। ठीक है सर। और ये t बराबर नीचे m1g, स्मॉल mg लगा सकते हो, स्मॉल mg, तो t बराबर mg है और वहाँ से t की वैल्यू है 5g, तो t की जगह पे रख दो 5g बराबर mg, g से g कैंसल, m बराबर 5 kg। आपको लगेगा कि दोनों सर सेम ही है, लेकिन ये थोड़ा इजी है। 5 kg का करेक्ट है सर। 5 kg का ऑब्जेक्ट इस 10 kg को बैलेंस कर लिया डायरेक्ट। हाँ, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है ना, देखो ये पुल्ली से ऐसे ऐसे आके कनेक्टेड है। समझ आए? यहाँ पे बच्चे को डाउट होता है, मैं फिर से बता देता हूँ, या तो पहले मेथड से कर लो, नहीं तो इस मेथड से करो। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग भी मैंने टेंशन माना टी, तो ये स्ट्रिंग जहाँ जहाँ जाएगा हर कॉन्टैक्ट पे टेंशन टी होगा। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट पे बैठ के ऊपर खुला है स्ट्रिंग, यानी यहाँ तो कॉन्टैक्ट हो गया, बंद हो गया है, यहाँ पे तो ऊपर की तरफ खुला है, तो ऊपर टी और ऊपर टी, और रेस्ट में है तो नीचे जो स्ट्रिंग हो उसमें टेंशन उसका डबल होगा, 2t। यहाँ पे 2t नीचे, तो यहाँ पे 2t ऊपर, 2t बराबर नीचे mg। समझ आया? बहुत आसान है। नेक्स्ट इज मोमेंटम। अब हम समझते हैं कि साहब ये मोमेंटम क्या होता है। तो देखो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा है बहुत स्लो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और मैं आपको बोलूं कि उस ऑब्जेक्ट को रोक दो, तो क्या उसको आप रोक दोगे? नहीं सर, वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है, रोक देंगे सर? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो बहुत आसान है, कोई 50 मीटर पर सेकेंड से थोड़ी नहीं चल रहा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसे चल रहा, ऐसे चल रहा, उसको रोक दोगे? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर, बहुत आसान है। अगर वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड चल रहा तो उसको हम बहुत आसानी से रोक सकते हैं। अच्छा, ट्रेन हुआ तो ट्रेन चल रहा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, रोक के दिखा? नहीं रोक सकते सर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की मास ज़्यादा हो और वो मोशन में, तो आप उसको नहीं रोक सकते। जैसे दो ऑब्जेक्ट है, मैं हूँ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से और ट्रेन है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मुझे रोक लोगे, लेकिन ट्रेन को नहीं रोकोगे। इसका मतलब ट्रेन में मोशन ज़्यादा है। हाँ, ट्रेन में मोशन ज़्यादा नहीं, लेकिन उसी मोशन को कंटेन रखने की क्षमता ट्रेन की ज़्यादा है। अगर ट्रेन चल रहा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से और इधर एमआर चल रहा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, किसको रोकना ईजी है? एमआर को। एमआर को तुरंत पकड़ के खींच लोगे, पीछे रुक जाएगा। ट्रेन को तुम 10 साल तक धक्का मारोगे, वो नहीं रुकेगा तुमसे। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अगर ट्रेन चल रहा है, 10 साल तक लगातार ट्रेन को धक्का दे रहे हैं, तुम्हारे साथी पूछ रहे हैं अरे क्या कर रहा है? ट्रेन को रोकूंगा मैं। 5 साल बाद तुम्हारे साथी डॉक्टर बन गया, क्या कर रहा है? ट्रेन को रोकूंगा मैं। कितना फोर्स लगा रहा है, कितना भी लगाऊंगा लेकिन रोकूंगा, लेकिन ट्रेन तुमसे नहीं रुकेगी। लेकिन जबकि मोशन दोनों में सेम है, लेकिन इसकी मोशन को कंटेन रखने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट 1 ग्राम का है, वो v वेलोसिटी से चल रहा है, उसको रोक लो। सर उसको भी नहीं रोक सकते। 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी चल रहा है, उसको भी नहीं रोक सकते। अगर बुलेट हुआ तो नहीं रोक सकते। तो मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है, उसको भी नहीं रोक सकते। सर बताना क्या चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूं कि दोनों केस में एक चीज कॉमन है। सर क्या? दोनों में मोशन बहुत ज्यादा है, आप उसके मोशन को ख़त्म नहीं कर पा रहे, मतलब दोनों में मोशन बहुत ज़्यादा है। सर मतलब मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। मोमेंटम इज नथिंग बट मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, और मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। क्योंकि मास ये डिसाइड करेगा कि कितना मोशन को कंटेंट रखने की क्षमता कितनी ज़्यादा है, मोशन को कंटेंट रखने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। जितना मास ज़्यादा, मोशन को रिटेन करने की क्षमता ज़्यादा है। मोमेंटम को आज तक तूने फील नहीं किया होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला एम भी जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आज मोमेंटम का फॉर्मूला एम भी क्यों होता है मैं फील करा देता हूँ। मोमेंटम का डेफिनेशन होता है मोशन कंटेंट इन अ बॉडी, लेकिन मोशन को तो सिर्फ वी रिप्रेजेंट कर रहा, तो मास क्यों आया? क्योंकि जितना भी मोशन है उसको रिटेन करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी जितना मास ज़्यादा है। मतलब मोमेंटम इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये वेक्टर है, डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी। इसका डायरेक्शन किधर होता है? वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग होता है। डायरेक्शन किधर होता है? वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग। ये है साहब मोमेंटम। एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए 1 kg का है या m मास का है, सिंपल। v वेलोसिटी से इधर जा रहा है
और एक m मास का ऑब्जेक्ट सेम आइडेंटिकल मास का ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल स्पीड से ऊपर जा रहा है, इसका मोमेंटम है p1, इसका मोमेंटम है p2। क्या दोनों का मोमेंटम सेम है? नहीं, p1 इज नॉट इक्वल टू p2, p1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू p2 वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ p1 इज इक्वल टू p2, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मोमेंटम का mv, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा mv, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ये I में है, ये J में है। मोमेंटम इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो मोमेंटम की जब बात होगी तो हमेशा डायरेक्शन मैटर करता है ना, डायरेक्शन मैटर करता है। अब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम। किसकी बात करते हैं बेटा? चेंज इन मोमेंटम। ध्यान से देखिएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है साहब? मान लीजिए कि m मास का एक ऑब्जेक्ट है और इधर जा रहा था वो v वेलोसिटी से, सामने एक दीवार है, उस पर टकराया और वो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से रिबाउंड हो गया, है ना, विथ द सेम स्पीड, रिबाउंड विथ सेम स्पीड। सेम स्पीड, then find magnitude of change in momentum। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो मैं चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए बोल रहा हूँ, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो चेंज इन मोमेंटम निकालोगे बेटा, तो सबसे पहले देखो ये m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से आगे जा रहा था, तो आप इसको प्लस v मानो, क्योंकि आगे की डायरेक्शन को प्लस मान लो, और कोलाइड करके पीछे आया है तो पीछे की डायरेक्शन को माइनस मानो। लेकिन सर पीछे की डायरेक्शन को मैं माइनस ही क्यों मानूं? बैकवर्ड डायरेक्शन को मैं निगेटिव क्यों लूँ? मैं बैकवर्ड को प्लस लूंगा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल में नहीं दिया हुआ है तो पीछे को डायरेक्शन को प्लस ले लो। तुम्हें चेंज निकालना है, तो तुम्हें लिखना है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये लिखना है। अब साहब फाइनल मोमेंटम क्या होगी? तो यहाँ से आके देखिए, यहाँ पे आके देखिए, फाइनल मोमेंटम होगी इसका माइनस mv और माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा mv। अब माइनस mv हो जाएगा माइनस 2mv। तो ये आपने चेंज इन मोमेंटम निकाला। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, ये चेंज इन मोमेंटम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, मतलब आप डायरेक्शन से मैटर नहीं करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2mv। डायरेक्शन को ध्यान में रखना है बस। मैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा हूँ, मतलब एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में चेंज पूछ रहा हूँ। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में चेंज डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए निकालेंगे। डायरेक्शन को क्या रख के निकालेंगे? ध्यान में रखते हुए निकालेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्शन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए, अभी रुक जाइए, ये थोड़ा जल्दी आ गया। ये सवाल हम अपन करते हैं। ये सवाल नीट में बहुत बार पूछा जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है? चलिए देखिए, सवाल देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा क्या पूछा जाता है। चलिए देखिए, ये सवाल देखिए, 8 PMT 2006 14-15 में पूछा था सवाल, देखिए ध्यान से। अ 0.5 kg बॉल मूविंग विद स्पीड 12 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक हार्ड वॉल एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल, है ना। कभी कभी एंगल जो होता है वो नॉर्मल से दिया होता है ना, नॉर्मल से 30 डिग्री बना रहा, ये वॉल के सरफेस से 30 डिग्री बना रहा। इट रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एंड एट द सेम एंगल, सेम स्पीड एंड सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ है। द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर 0.25 सेकेंड, देन एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल इज, अच्छा एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ वॉल इज, फोर्स पूछ लिए। तो अभी तो चेंज इन मोमेंटम निकालना सीखो बस। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे मैं डायग्राम इधर बना लेता हूँ, ये तुम्हारा वॉल है। एक जोरदार आसान तरीका बताऊंगा, जोरदार फील आ जाएगा, देखना। ये m मास का ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा v वेलोसिटी से, सीधा जा रहा, सीधा जा रहा, सीधा जा रहा, यहाँ पे टकराया और फिर इस डायरेक्शन में रिबाउंड हुआ। ये एंगल दिया हुआ है बेटा 30 डिग्री, ये एंगल आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, इस वेलोसिटी का ये एंगल 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। हाँ, इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट हमें लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो वेलोसिटी बीच में, हमें वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो अब ऐसे गया और ऐसे गया, तो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसका कंपोनेंट ही तो लेंगे। मान लीजिए इस डायरेक्शन में गया v से, तो आप इसका 2 कंपोनेंट लेंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस v का कंपोनेंट पीछे हो जाएगा। अगर ये एंगल 30 है तो आप ध्यान से बताइए कि ये वाला एंगल 30 होगा क्या? हाँ, ये एंगल 30 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। v का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos 30, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा?
v साइन 30। उसी तरीके से मान लो सेम स्पीड से रिबाउंड हुआ तो स्पीड ये सेम है, एंगल ये 30 है, तो बेटा ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा v cos 30 और ये क्या हो जाएगा v sin 30, है ना, पीछे की तरफ। अब इसका मोमेंटम लिखो तो इनिशियल मोमेंटम आएगा m v sin 30 I कैप प्लस एम भी, देखो आगे ऊपर एम भी cos 30 j कैप, cos 30 j कैप। फाइनल मोमेंटम लिखोगे, फाइनल मोमेंटम होगा पीछे और ऊपर, तो पहले लिखो माइनस एम बी साइन 30 आई कैप प्लस ऊपर है तो एम बी कॉस 30 जे कैप। अब तुम चेंज इन मोमेंटम निकालो, मेन है तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मेन है। तो बेटा इस फाइनल में से इनिशियल को एक बार सब्ट्रैक्ट करो, ये तुम्हें मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, जोरदार कंसेप्ट सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। देखो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये फाइनल इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनल है और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो एम भी कॉस जे कैप, एम भी कॉस जे कैप, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस एम बी साइन थीटा और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 एम बी साइन 30। ये है तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम फोर्स हो जाता है, वो हम जानते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ भी पढ़ेंगे, लेकिन चेंज इन मोमेंटम निकालना नहीं था। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा एम आर स्टार, ऐसे सवालों का जोरदार कैलकुलस। ये सब एकदम टाइम पास चीज़ है, किताबों में इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एम आर स्टार जो सिखा रहा हूँ, तुम कैसा भी सवाल हो देख के आंसर बता दोगे, उसको देखोगे और आंसर टिक कर दोगे। सर बताओ, सुन, ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा था v वेलोसिटी से, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये v वेलोसिटी है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा v का x और v का y। तुम मुझे ये बताओ कि जब ये कोलाइड कर रहा है वर्टिकल बॉल से तो कौन सा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, किस वेलोसिटी से कोलिजन हो रहा है, कौन से वेलोसिटी से कोलिजन हो रहा है, vy से, v से कि vx से, कोलिजन किससे हुआ है, सोच के बताओ। तो सर ये दीवार वर्टिकल है, ये टेढ़ा वाला वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ले ली तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि स्पीड v से कोलिजन तो नहीं हुआ है, vy से भी नहीं हुआ है, क्योंकि दीवार ऐसे और वेलोसिटी इधर, पैरेलल दीवार वेलोसिटी इधर, जैसे ये तो यही बात हो गई, ये दीवार है और मैं आगे जा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि मैं कोलाइड कर जाऊँगा। नहीं, कोलिजन जो हुआ है इस वर्टिकल वॉल से कौन से स्पीड से होगा सर, इस vx से vx से होगा। ये 30 है तो ये एंगल 30, तो इसका मोमेंटम क्या होगा एम भी साइन 30। अब जिससे कोलिजन हुआ है चेंज तो वही होगा, जिससे कोलिजन नहीं हुआ वो चेंज नहीं होगा। अब ये जितना vy था यहाँ भी vy उतना ही रहेगा, मतलब ये चेंज हो नहीं रहा। मैं बस इतना तुमसे चाह रहा हूँ, बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मान लो ये वेलोसिटी v है तो ये एंगल 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v साइन 30 और ये हो जाएगा तुम्हारा v cos 30। तो इसकी वेलोसिटी से तो कोलिजन हुआ ही नहीं है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा ही नहीं, और जितने से स्पीड से कोलाइड किया उतनी स्पीड से रिबाउंड हुआ, तो ये जाके v साइन 30 से कोलाइड किया, v साइन 30 से रिबाउंड हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बोलो। तो सर v साइन 30 आगे, v साइन 30 पीछे, 2mv साइन 30 आंसर। जिस वेलोसिटी से कोलिजन हुआ है वही चेंज होगा, 2mv साइन 30 आंसर। इस पर ये भी सवाल ऐसा कर लेते, देखो एक मास आ रहा है m, v वेलोसिटी से आया, नॉर्मल से एंगल बना रहा थीटा और सेम एंगल पे सेम स्पीड से रिबाउंड हो गया, सेम स्पीड से रिबाउंड हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम बताओ क्या होगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, देखो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए ये बताओ, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। अगर ये एंगल थीटा यहाँ है तो ये एंगल थीटा होगा कि हाँ। अब v का एक कंपोनेंट होगा v cos थीटा, किससे कोलिजन हुआ है, v cos थीटा से कि v sin थीटा से। सर कोलिजन v sin थीटा से नहीं हुआ है, ना v से हुआ, v cos थीटा से हुआ, तो इसी पे फर्क पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2mv cos थीटा। अब पूरी रामायण लिख के तुम चेंज निकालो, यही आएगा, पूरी रामायण लिख के चेंज निकालो, यही आएगा। बताओ मज़े आए कि नहीं आए, अभी मज़े आए कि नहीं है, सीखने को मिला कि नहीं मिला। थोड़ा सा समय, आज मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ले लिया, थोड़ा समय लगा। न्यूटन सेकंड लॉ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जोरदार समझ आया कि नहीं है बताइएगा, ठीक है बेटा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, एवरेज फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होता है। उसके बाद इस केस में भी फोर्स की वैल्यू हम निकालेंगे। फोर्स इज नथिंग बट, एवरेज फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, टाइम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।